बेसिकली आज का जो सेमिनार वो अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के बारे में रखा है, क्योंकि इसमें भ्रांति ये फैली हुई कि रेरा एक्ट भी लागू हो चुका 2016 में और अब अपार्टमेंट एक्ट लागू हो चुका है। बेसिकली देखने सुनने में ये दोनों एक्ट बहुत सिमिलर से लगते हैं, लेकिन रेरा बेसिकली दोनों ही कस्टमर सेंट्रिक है, दोनों ही कस्टमर्स के फायदों को पहुंचाने के लिए और उनको सेफगार्ड करने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन रेरा जो है बेसिकली प्रमोटर और जो अलॉटी होता है उसके बीच से जो सामंजस्य तो उसको बरकरार रखने के लिए टाइमली उसको पोजीशन मिल सके, क्वालिटी उसको पूरी मिल सके और जो कमिटमेंट प्रमोटर ने किए हैं उसको मिल सके और प्रमोटर उसको प्रोजेक्ट को पूरा टाइम से तय कर सके और जो ऑब्लिगेशन 70% 30% का फाइनेंशियल को लेकर के वो सारी चीजें हैं उसको लेकर के रेरा कस्टमर को पूरा सेफगार्ड करता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट एक्ट जो है बिल्डिंग बनने के बाद में जो सोसाइटी फॉर्म होती है और जो लोग उसमें सामूहिक रूप से निवास करते हैं तो उन लोगों को में आपस में सामंजस्य बना रहा है और कैसे उस कॉमन एरिया को यूज करना है और उनको लैंड राइट कैसे मिले इसके बारे में अपार्टमेंट एक्ट बताता है। तो अभी हम लोगों को थोड़ा ये लगता है कि जब रेरा एक्ट लग गया है तो अपार्टमेंट एक्ट क्यों लगा है, लेकिन दोनों अपने अपनी महत्व रखते हैं और दोनों वैसे कस्टमर सेंट्रिक है। और कस्टमर सेंट्रिक होना आगे और पीछे देखा जाए तो डेवलपर के लिए भी बहुत फायदेमंद की चीज है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइज सेक्टर में कुछ काम होता है, क्योंकि हम लोग सब ऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हम लोग बड़े राजस्थान के और अच्छे एसोसिएशन के पदाधिकारी और मेंबर्स में बैठे हुए हैं, सभी एक साफ सुथरा काम करना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए फायदा है कि अगर कस्टमर सेफ फील करता है तो वो रियल एस्टेट का व्यापार आगे बढ़ेगा। तो हमको इस अपार्टमेंट एक्ट का बहुत बहुत स्वागत करना चाहिए, क्योंकि ये वैसे हमारे थोड़ा पेपर वर्क को बढ़ाता है, थोड़ी कम्प्लायंसेस को पूरा करना पड़ेगा अपन लोगों को, लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो इसके फायदे हैं। और कुछ इस चीज तक कस्टमर को भी उन्होंने बांधा है कि उसकी जो मेंटेनेंस नहीं देने की जो चीजें होती है उसके अंदर इतना स्ट्रिक्ट तो नहीं है अपार्टमेंट एक्ट के अंदर, लेकिन कुछ हद तक उसको बांधा है। तो ओवरऑल इस एक्ट का फायदा होगा और हमको आज हिमांशु गोयल जी से देखने को सुनने को मिलेगा कि रेरा और अपार्टमेंट एक्ट में क्या फर्क है और दोनों में क्या कॉन्ट्रोडिक्शन है और इससे क्या फायदे हमको आगे जाके होने वाले हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा मेरा, और मैं सबसे पहले सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों का यहाँ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हमारे बीच में उदयपुर से टोडा, राड़ा और भिवाड़ी सभी पदाधिकारी और मेंबर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गोपाल जी भाई साहब इसको ओपनिंग स्पीच देकर के इसका सेमिनार का शुभारंभ करें और हमारा मार्गदर्शन करें। गोपाल जी भाई साहब। हेलो। हाँ सुनील जी, बहुत धन्यवाद। आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया है और मैं कहना चाहता हूँ हिमांशु जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है साहब आपकी। मैं कहना चाह रहा हूँ कि चाहे आपका जीएसटी का मामला हो, आपका चाहे रेरा का मामला हो, हर बिंदु पर भाई संजय जी ने हिमांशु जी को इंट्रोड्यूस किया। मैं आभारी संजय गुप्ता का हूँ, जिसने ऐसे एक नफीस व्यक्ति को हमसे मिलाया जो अपने विषय के पूरे मास्टर हैं। और उसी कड़ी में अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के बारे में कुछ भ्रांतियां हो, क्या मूल प्रावधान है, इसके संबंध में हिमांशु जी अपना प्रकाश डालेंगे। अधिक समय नहीं लूंगा मैं, क्योंकि हमारा ज्ञानवर्धन हो। तो मैं चाहूंगा सुनील जी, आप इनको आमंत्रित करें और इसका विधिवत शुरुआत कराएं प्लीज। वैसे कुछ एसोसिएशन के पदाधिकारी अपने बीच में जुड़े हुए हैं, जो मैं चाह रहा था कि दिनेश कोठारी जी भी अपने उदयपुर से आए हुए हैं, तो वो भी दो शब्द बोले, तो जिससे कि उनके भी व्यूज हम लोग जान सकें। बिल्कुल आमंत्रित करें। दिनेश जी, मैं आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ, नमस्ते सभी को। मेरा नमस्कार गोपाल जी भाई साहब को, सुनील जी को, गुप्ता साहब को, हिमांशु जी गोयल साहब को मेरा नमस्कार। और ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया। हालांकि हम लोग भी इस मीटिंग में जयपुर में थे हम लोग, तो कुछ भ्रांति हमारी है, वो भी शायद हिमांशु जी निराकरण करेंगे। उसमें जो सबसे लास्ट में इन्होंने लिया उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूँ कि एक तो जो अपन टेरेस फ्लैट बेचेंगे तो उसमें तो हमको क्या तकलीफ होगी या नहीं होगी, और अभी हम लोग एज ए टेरेस फ्लैट बेच सकते हैं या नहीं। तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूँ इनको कि यदि दो बिल्डिंगें हैं एक ही प्लॉट में, उसने एक बिल्डिंग अपने बेच दी है और एक बिल्डिंग अपन रेंट अपार्टमेंट या सर्विस अपार्टमेंट चला रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा? बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने मीटिंग अरेंज की उसके लिए आपको दिनेश जी, आपकी बात को शायद हिमांशु जी अपनी सीट में रखेंगे,
मैं उससे पहले टोडार के हमारे सेक्रेटरी नरेंद्र चौधरी जी आए हुए हैं, मैं उनको चाहता हूँ कि कुछ 2 शब्द बोल के मार्गदर्शन करें। नरेंद्र जी। इसका जो भी कोई पेमेंट होगा ना। हाँ सर। हाँ सर। है ना, इसको हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर ऑल दी फ्रेंड्स, और हिमांशु भाई का बहुत बहुत स्वागत है इस सेमिनार में। अपार्टमेंट ओनरशिप काफी इंतजार के बाद में आया है और 2015 से ये एप्लीकेबल था, धीरे धीरे जाके अब इसके रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं और ये एप्लीकेबल हो गया पूरी तरह से। तो डेफिनेटली आज अपने को इसका कंप्लायंस भी करना है। जो प्रोजेक्ट इसमें ऑलरेडी कंस्ट्रक्ट हो गए हैं वो भी इसमें कवर हो गए हैं, उनमें भी अपने को कंप्लायंस देनी है। उन सब के बारे में हिमांशु भाई आज डिटेल में बताएंगे और उनकी छोटी मोटी हिकअप्स वगैरह सबको करके और हमें इस लॉ को पूरी तरह से कंप्लायंस करना है। और ये सेमिनार ऑर्गेनाइज करी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुनील भाई से रिक्वेस्ट करूंगा इस तरह की नॉलेजेबल सेमिनार की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रखें, जिससे हमारे मेंबर्स समय समय पर एजुकेट भी होती रहे और जो भी दिक्कत परेशानी आ रही है उसको हम समय समय पर रिजॉल्व करते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई। हमारे बीच में हमारे जुझारू जो राडा के प्रेसिडेंट है, बिल्कुल एनर्जेटिक और जो फुल नॉलेज से भरपूर है, हरविंद्र प्रताप जी है, तो उनके भी 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। धन्यवाद सुनील भाई साहब। मैं सम्माननीय क्रेडाई चेयरमैन गोपाल जी गुप्ता साहब का, क्रेडाई प्रेसिडेंट सुनील जैन साहब का, नागेंद्र चौधरी जी का, हिमांशु जी का, उदयपुर से पधारे हुए कोठारी जी का, अब सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो ये आपने रखा है, जो टॉक शो रखा है, जो अपार्टमेंट एक्ट, ये आज की जरूरत थी और हमारे लोग सच में नहीं समझ पा रहे थे कि दोनों के बीच के अंदर क्या दूरियां हैं और क्या क्या इसकी संवैधानिक विचारधाराएं हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, और हिमांशु जी से प्रार्थना करूंगा कि हमें आज पूरे के पूरे अच्छे से इसका विवरण समझा दें। धन्यवाद। बिल्कुल भाई साहब, इसमें मैं देख रहा हूँ कि काफी यूथ विंग के मेंबर्स जुड़े हुए हैं और ये आगे जाकर के यूथ विंग को ही समझना है कि अपार्टमेंट एक्ट के क्या फायदे नुकसान है, उसको कैसे फॉलो करना है। तो मैं इसलिए चाहूंगा कि हमारे नितेश अग्रवाल जी यूथ विंग के जो कन्वीनर है वो यहाँ प्रेजेंट हैं, वो आकर के अपने 2 शब्द बोले और अपने यूथ विंग को मोटिवेट करें कि इस अपार्टमेंट एक्ट को ध्यान से सुने और उसको इम्प्लीमेंट करें अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो नितेश अग्रवाल जी प्लीज आप आए। नितेश जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए नितेश जी, आपका स्वागत है। ऑल वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। नमस्कार। वैसे बोलो ना, गुड मॉर्निंग जयपुर, वैसे बोलो। गुड मॉर्निंग जयपुर। ये धन्यवाद। मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बोलना चाहूंगा 2 शब्द कि हमारे जुझारू कार्यकर्ता समझ लो या हमारी क्रेडाई के एसेट समझ लो, जो हिमांशु भैया हैं, वो आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम काफी शुक्रगुजार हैं उनका, जो उन्होंने हमारे लिए समय निकाला और एक हमारी आने वाली जनरेशन को एक नॉलेज प्रदान करेंगे। और मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि इस नॉलेज को हम गेन करें और आगे बढ़ें। धन्यवाद। अब मैं लास्ट में हमारी वुमेन विंग से मुझे नेहा गुप्ता जी नजर आ रही हैं, तो वो भी इसके बारे में अपने विचार रख के हम लोग फिर हिमांशु गोयल जी पे डाइवर्ट करेंगे। तो मिसेस नेहा गुप्ता, अगर आपको मेरी आवाज आ रही हो तो आप यूथ विंग से रिप्रेजेंट करके अपनी बात कर दें। Can you hear me? हाँ बिल्कुल। Hello everyone. I didn't intend that everyone should know that I attended it, but because I design communications for advertisement and communication, so now it has become very important for me to understand when to put our ads in the domain because of the RERA and stuff. So when I got to know that this kind of event is happening, so I thought I should also be a part of it. But this is but thank you so much for taking me on board. अब मैं लास्ट में संजय गुप्ता जी को बुलाऊंगा। वैसे मैंने सोचा था कि वो इसको कंपाइल करके थैंक्स नोट देवें, तो मैं चाहता हूं कि संजय गुप्ता जी अपनी पूरी बात को लास्ट में इसको पूरा कंपाइल करके हमको बताएं और पूरा इसका जो समय पे वो करें। इसलिए मैं संजय गुप्ता जी को इसमें होल्ड कर रहा हूँ इस एडमिशन में, और मैं चाहता हूँ कि हिमांशु गोयल जी आए और अपनी स्पीच को शुरू करें और हमको लाभान्वित करें। थैंक यू सुनील जी। आप सभी को
प्यार भरा नमस्कार। आशा है आप सब लोग सेफ हैं, सेटल्ड हैं और आप सबको देख के याद आता है एक परिवार तो मेरे माता पिता ने दिया था मेरे को, और एक भगवान ने मुझे परिवार दिया है जो क्रेडाई, टोडार, राहाडा और पूरी डेवलपर कम्युनिटी के रूप में है। तो आप सभी को प्रणाम करता हूँ, बड़ों को चरण स्पर्श करता हूँ। सुनील भैया ने मेरे से 3 दिन पहले एक बात बोली थी कि सेमिनार तो रख रहे हैं बट बोले हमारे मेंबर्स को मजा आना चाहिए। मैंने कहा भाई बिल्डर को मजा तो अब माल बेच के आ सकता है या पैसे आने से आ सकता है या कोई अच्छा लोन वोन मिल जाए तो आ सकता है। मेरी बातों से मजा तो नहीं आ पाएगा बट मैं ये कोशिश कर लूंगा कि थोड़ा सुकून आ जाए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि भाई लॉ से डरा नहीं जाए, क्योंकि लॉ तो हम वैसे भी पालन करते हैं। और ये लॉ आज हम जिस पे बात करने वाले हैं, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, ये बड़ी जोरदार चीज है सर। घर में जैसे एक पिता का रोल होता है ना सर, बाहर जाके काम करना, पैसे कमा के लाना, वो काम तो सरकार ने रेरा से करवा लिया, बिल्डर से, कि भाई प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, क्या टाइमलाइन होगी। और घर में जो किचकिच होती है ना सर, जो बच्चों में, बीवी में, सब में चलती रहती है, उसके लिए राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट बना दिया सर, जो क्या बात करता है कि ओनरशिप, ट्रांसफर और मेंटेनेंस, रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, ये कैसे होगी। सो टेक्निकली अगर हम बात करें तो जो छोटी चीजें हैं हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड, वो राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में आती है। तो मैं अपने अगले 1 घंटे के डेलिब्रेशन में, या जितना आप लोग अलाउ करेंगे, मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा कि कैसे इस देश में लॉ आ रहे हैं, कैसे इंप्लीमेंट हो रहे हैं, कैसे उनको इंप्लीमेंट करने वाला कोई नहीं है, कैसे उनको समझाने वाला कोई नहीं है, कब लागू होंगे ये नहीं पता, कैसे लागू होंगे ये नहीं पता, कहाँ जवाब देना है ये नहीं पता, किसी काम को दोबारा करना है, तिबारा करना है ये नहीं पता, बट इन सब के बावजूद भी हम सबको एक सुकून में रहना है। मैं स्टार्ट करता हूं राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, उसके रूल्स और मॉडल बायलॉज जो राजस्थान सरकार ने निकाले हैं। इसको कंपेयर करेंगे रेरा के साथ, क्योंकि रेरा एक सेंट्रल एक्ट है और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट एक स्टेट का एक्ट है, और समझेंगे कि कैसे कैसे ये एक्ट ओनरशिप पे लगेगा, सोसाइटी पे लगेगा, फॉर्मेशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन पे लगेगा, मेंटेनेंस पे लगेगा, कैसे पूरे इस एक्ट की पालना करनी है रेरा को साथ में लेते हुए, जो कि इसका एक बड़ा भाई है। सुनील जी, मैं स्क्रीन शेयर करने की परमिशन चाहूंगा आपसे। हाँ, ये एक मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है। सबसे जरूरी है ये समझना कि कोई भी एक्ट जब आता है तो लगता किस पे। हमारे यहाँ बहुत तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं, हमारे यहाँ रो हाउसिंग के प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ विलास के प्रोजेक्ट होते हैं, हमारे यहाँ अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट होते हैं, कुछ लोग G+2 अपार्टमेंट बनाते हैं, कुछ लोग बड़ी बिल्डिंगें बनाते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट बना किसके लिए। तो बना किसके लिए मतलब इसकी 2 डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। पहली कि ये किस पे एप्लीकेबल होगा, जिसको अपार्टमेंट कहा गया है, और वो किस में होगा अपार्टमेंट, जो बिल्डिंग में होगा। तो लॉ क्या कहता है कि ये लॉ हर अपार्टमेंट जो कि एक बिल्डिंग में है, जो कि कंस्ट्रक्ट और कन्वर्ट हुई है एक अपार्टमेंट में, बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट ऑन अ फ्री होल्ड और अ लीज होल्ड लैंड, वो सब पे ये लॉ लगेगा। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, मैं उनका जवाब देता चला जाऊंगा। सुनील जी, क्वेरी थी कि क्या यह पुराने प्रोजेक्ट्स पर भी लगेगा, क्या यह नए प्रोजेक्ट्स पर भी लगेगा, क्या यह रेट्रोस्पेक्टिव है। जी हाँ, हर वो अपार्टमेंट जो किसी एक बिल्डिंग में है, हम देखेंगे अभी अपार्टमेंट क्या है और बिल्डिंग क्या है इस एक्ट के हिसाब से, और फिर देखेंगे कि रेरा और अपार्टमेंट ओनरशिप कैसे लगेगा। तो हर जो अपार्टमेंट जो एक बिल्डिंग में है, जो कि बनी थी पहले इस एक्ट के आने से या इस एक्ट के आने के बाद, उन दोनों पे ये अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लगेगा। चाहे वो सब लीज की लैंड हो या फ्री होल्ड लैंड हो या लीज होल्ड लैंड हो, हर पे लगेगा। और
लीज पीरियड जहां 30 साल से ज्यादा है वहां पर, तो लीज होल्ड में इन्होंने एक छोटी सी चीज डाल दी कि जहां 30 साल से ज्यादा की लीज है वहां पर भी ये लगेगा। दोस्तों ये एक्ट कब से आया? ये एक्ट 16 मई 2019 को इस एक्ट को द ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ 16 मई 2019 से, जिसे 6 मई 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया। और उसके बाद 19 अगस्त 2020 को राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स बनाए गए, जो कि ऑफिशियल गैजेट में आए। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि राष्ट्रपति की अप्रूवल से ये एक्ट 6 मई 19 को पास हुआ, जो कि 16 मई 19 से लागू हुआ। यहां क्यों राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट है मैं आपको स्लाइड में बताऊंगा इस एक्ट का। बट इसका पर्पस, 3 मुख्य पर्पस है इसके, उसके अलावा हमें सोचना ही नहीं है कि इस एक्ट को हमें कहां पर लगाना है। पहला, ओनरशिप ऑफ एन इंडिविजुअल अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट का ओनर या उसकी ओनरशिप कैसे डिफाइन होगी। अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन द कॉमन एरियाज, जो कॉमन एरियाज हैं उसमें अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल या अनडिवाइडेड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे ट्रांसफर होगा। सबसे एक रुपया नहीं, फैसिलिटी टू सच अपार्टमेंट, और क्या ये हेरिटेबल मतलब ट्रांसफरेबल होगा या कैसे होगा। सो इस एक्ट के बेसिक पर्पस सिर्फ इतने से दोबारा बोल दो, गलत बात है कि आप सबको, और आप तो कह दो हम तुम तो ले लो ना वो रसीद दिखा दो, हम रसीद काटी, अब वो कुछ ही बोले हमने तो फैसिलिटीज हम तो पूरे पैसे डील होंगी। फैसिलिटीज में हम एसोसिएशन की बात करेंगे, मेंटेनेंस चार्जेस की बात करेंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो डेफिनेशन, क्योंकि हम इसके लागू होने की बात कर रहे हैं। तो मोटे होते हैं सारे, मोटे कच्चे आ गया है। एक बार आप रोक रहे हैं, 1 मिनट होल्ड कीजिए, थोड़ा सा म्यूट ऑल कर रहे हैं। सर 1 सेकंड रुकिए आप। हाँ हाँ आप बोलिए प्लीज। सर थैंक यू सर। तो सर आप सबसे पहले जानते हैं कि अपार्टमेंट किससे कहा गया इस एक्ट के हिसाब से, क्योंकि एक्ट लागू किस पे होगा। सवाल सबसे बड़ा आता है, क्या प्लॉटिंग पे एक्ट लागू होगा, क्या विला प्रोजेक्ट पे एक्ट लागू होगा, ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पे लागू होगा। तो अपार्टमेंट और बिल्डिंग 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। किसी भी इंडिपेंडेंट यूज के लिए जिसमें एक या एक से ज्यादा कमरा हो या कोई एनक्लोज्ड स्पेसेस हो जो कि एक या एक से ज्यादा मंजिल पे हो, इन अ बिल्डिंग, इसीलिए बिल्डिंग की डेफिनेशन दोबारा आएगी, फॉर यूज ऑफ रेजिडेंशियल और ऑफिस पर्पस। जी हाँ, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर भी लगता है, और फॉर द प्रैक्टिस ऑफ एनी प्रोफेशन कैरिंग ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस और सच इंडिपेंडेंट यूज, जिसमें कि गैराज, कमरा और सब चीज शामिल हो जाती है। तो अपार्टमेंट को क्या डिफाइन किया गया साहब? कोई भी एक प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट हो, जिसमें एक से ज्यादा फ्लोर हो, उसका कोई पार्ट हो, उसमें एक से ज्यादा कमरे हो, जो एक बिल्डिंग में हो, चाहे वो रेजिडेंस के लिए हो चाहे वो ऑफिस के लिए हो, उसमें गैराज हो, कोई रूम हो, सर्वेंट रूम हो, सर्वेंट क्वार्टर हो, उसके साथ पार्किंग हो, कुछ भी हो, इन सबको इस एक्ट में अपार्टमेंट बनाया गया। परंतु यह कह दिया गया कि एक बिल्डिंग में जो अपार्टमेंट होगा उसको देखा जाएगा। तो अब देखते हैं बिल्डिंग किसे कहा गया है इस एक्ट में। तो बिल्डिंग की जब बात करते हैं तो बिल्डिंग को यह कहा गया है कि एनी बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड whether before or after the commencement of this act, मतलब 16 मई 2019 से पहले कंप्लीट हर उस बिल्डिंग पे ये एक्ट लगेगा, और उस बिल्डिंग में क्या
चाहिए। आवाज आ रही है? आप कुछ शायद प्रॉब्लम हो रही है, तो मतलब मीन्स हेलो मानसू जी, हेलो। हाँ वो एक मिनट, थोड़ा वो नेट में प्रॉब्लम थी। जी अपने आपको अनम्यूट करो आप। जी आप अपने आप को अनम्यूट करो। उनको दे सकते हैं, उनको खुद से करना पड़ेगा नोट। हाँ हो गया, चलिए ठीक है। नहीं आप करो अपने आप को अनम्यूट। हमें नहीं हमने तो अलाउ कर दिया आपको, आप कीजिए प्लीज। आप करो। अरे यार मैं तो कर रखा हूं। आ गया ना, ठीक है चलिए। हाँ पहले के जमाने में दूरदर्शन जो होता था ना साहब, असुविधा, तो यही वो टेक्नोलॉजी वाली बात है। क्षमा चाहता हूँ, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था। आगे बढ़ते साहब। एम आई ऑडिबल सुनील जी? हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है क्लियर, बोलिए। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि अपार्टमेंट हमने डिस्कस किया जिस पे लगता है। अब हम डिस्कस कर रहे थे कि बिल्डिंग किसे कहा गया है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है वो अपार्टमेंट जो एक बिल्डिंग में होगा उसके ऊपर राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लगेगा। तो बिल्डिंग को क्या कहा गया? कोई भी बिल्डिंग जो इस एक्ट के आने से पहले या एक्ट के आने के बाद बनती है उस पे ये एक्ट लगेगा, जिसमें 4 या 4 से ज्यादा अपार्टमेंट होंगे। अपार्टमेंट की हमने डेफिनेशन देखी अभी। और ये एक चीज और जोरदार कहता है, अगर कोई एक प्रोजेक्ट में 2 या 2 से ज्यादा बिल्डिंग है, जिसे कि हम ब्लॉक कहते हैं, पॉकेट कहते हैं या कुछ भी कहते हैं, जिसमें एक ब्लॉक में 2 या 2 से ज्यादा अपार्टमेंट हो और सारे मिला के 4 अपार्टमेंट हो, तो भी उस चीज को इस एक्ट के लिए बिल्डिंग कंसीडर किया है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 या 4 से ज्यादा अपार्टमेंट एक ही ब्लॉक या एक ही बिल्डिंग में होने चाहिए। ये 2-2 अपार्टमेंट अगर 2 ब्लॉक में भी हैं तो भी वो बिल्डिंग की डेफिनेशन में यहां पर आ जाएगा। अब कुछ सवाल इसी डेफिनेशन के साथ यहां पर क्लियर करना जरूरी है कि पहला, अपार्टमेंट और बिल्डिंग की जो डेफिनेशन है इसके हिसाब से तो प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट पे राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट नहीं लगना चाहिए। जी हाँ, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट पे राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट नहीं लगेगा। उसके बाद विला के प्रोजेक्ट की बात करें साहब, अब टेक्निकली जहां तक मेरी समझ है, विला के प्रोजेक्ट ओरिजिनली प्लॉटिंग की तरह पास होते हैं और उसमें फिर इंडिपेंडेंट विला के नक्शे हम आर्किटेक्ट से या इस तरह से पास कराते हैं। टेक्निकली स्पीकिंग विला के प्रोजेक्ट पे भी राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए। बट जहां पर विलाज एज अ ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट
एज अ रॉ हाउसिंग पास हुए हैं, या जहां 2 मंजिल के विला होते हैं कि नीचे का अलग बिकता है ऊपर का अलग बिकता है, फ्लैटेड डेवलपमेंट इस तरह का है कि जहां पर डबल स्टोरी है, वहां पर राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लग जाएगा। व्हाट टू से अबाउट अदर बिल्डिंग्स, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स, और वो जहां पर तो ये लगेगा ही लगेगा। यहां पर मेरा एक छोटा सा सबमिशन है कि जहां पर रॉ हाउसिंग है वहां पर हो सकता है कंफ्यूजन आए कि मैं राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लगाऊं या ना लगाऊं, क्योंकि वो इसकी बिल्डिंग की डेफिनेशन में फॉल करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि अगर सपोज सिंगल विलास का प्रोजेक्ट ग्रुप हाउसिंग में पास है तो क्या उस पे ये लगेगा। मेरा एक सुझाव है, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट इज अ बेनिफिशियल एक्ट, इट हैज गॉट मच मोर बेनिफिट देन रेरा फॉर द डेवलपर्स। तो आप उसको जहां कंफ्यूजन आए इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल करने में संकोच ना करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि ये राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट किस पे लगता है और कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर पे लगता है। अब हम बात करते हैं कि इस एक्ट का क्या इफेक्ट है, क्योंकि देखिए एक जगह रेरा खड़ा है विच इज अ फादर एक्ट, उसके बाद ये राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट आया, बट यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली है रेरा के बाद। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर समझेंगे, एक स्लाइड में थोड़ा सा समझाऊंगा, खाली ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा, बट उसको समझेंगे तो वो साफ कहता है आर्टिकल 254 कि कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा। देखिए एक चीज अपने को समझनी पड़ेगी कि जो लैंड है वो सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टेट है, तो स्टेट लॉज विल प्रिवेल इन एनी केस, दो देयर इज अ सेंट्रल एक्ट। बट जहां 2 एक्ट्स में कॉन्ट्राडिक्शन है, और सेक्शन 27 है एक राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का, वो क्या कहता है, दिस एक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल प्रमोटर्स, अपार्टमेंट ओनर्स एंड टेनेंट्स। किराएदारों की भी बात करी गई है यहाँ पे, क्योंकि आगे जब हम मेंटेनेंस की बात करेंगे और अपकीप की बात करेंगे वहां पे किराएदारों के भी राइट्स की बात होगी। बट ये क्या कहता है साहब इस एक्ट का सेक्शन, कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, मतलब किसी भी दूसरे एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ हो साहब, ये एक्ट तो प्रिवेल करेगा ही करेगा। तो इससे पहले के जितने एक्ट आए हैं उनके ऊपर ये प्रिवेल करेगा। बट ये बस इतनी सी बात कहता है कि जो लोगों को पहले अपार्टमेंट एसोसिएशन ट्रांसफर कर दी गई है उनके अधिकारों का कोई खनन इसके माध्यम से नहीं होगा, तो उनके अधिकार इंटैक्ट रहेंगे, उनके कॉमन एरियाज के राइट इंटैक्ट रहेंगे और सारी चीजें एज इट इज चलती रहेंगी। तो बाइंडिंग इफेक्ट क्या है साहब इस एक्ट का, कि ये सुपरसीड करेगा हर लॉ पे जो कि इससे पहले बना हुआ है। अब अपन जब आगे की बात करें उससे पहले कुछ इश्यूज फ्रेम कर लेते हैं जो अब आगे के प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे। हमने अब तक ये बात कर ली कि राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट जो है वो किस पे लगता है, कब से लगता है, और उसका एक क्लॉज है कि वो उसके दूसरे एक्ट्स पे प्रिवेल करेगा। अब इश्यूज क्या हम आज के प्रेजेंटेशन में डील करने वाले हैं। सबसे पहला कन्वेंस डीड, दूसरा टाइटल इन कॉमन एरियाज, तीसरा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज, चौथा मॉडल बायलॉज जो इन्होंने एसोसिएशन के बनाए हैं, पांचवा कैसे बनेगी आरडब्ल्यूए, छठा हैंडओवर कैसे होगा अब रेरा और इसको देखते हुए, सातवां प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस कैसे होगी, कैसे कोई पैसे नहीं दे रहा है तो काम करेंगे, कब मेंटेनेंस चार्ज करना चालू कर सकते हैं, बिल्डर के पास जो फ्लैट है उसकी क्या लायबिलिटी है उनके लिए, एसोसिएशन में क्या वोटिंग राइट्स होंगे, आठवां हमारी इस एक्ट के हिसाब से क्या ड्यूटीज, ऑब्लिगेशंस, कंप्लायंसेस और राइट्स हैं, एक प्रमोटर के क्या दायित्व है और क्या अधिकार हैं इस एक्ट के हिसाब से। उसके बाद मैं बहुत ब्रीफली आपको 3 स्लाइड्स में बताऊंगा कि इस एक्ट के हिसाब से आखिरकार हमें करना क्या है, क्या हमारी टाइमलाइंस हैं, क्या हमारे प्रोसीजर हैं, क्या हमारी ड्यूटीज हैं। कुछ को देख के हो सकता है आपको लगे कि ये इम्पॉसिबल है, जो कि मुझे भी लगता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ लॉ
which has to be followed, but लॉ को कस्टम्स के साथ फॉलो किया जाता है साहब, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तक इसकी कोई कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैं नहीं ढूंढ पाया हूं। आप में से किसी को पता हो तो जरूर बताइएगा। इस लॉ की कंप्लायंस कौन कर रहा है ये भी अभी तक नहीं पता है। उसके बाद हम देखेंगे इस एक्ट की पेनल्टीज क्या क्या है, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म है, उसके बाद कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो मिसलेनियस प्रोविजंस होते हैं हर एक्ट में, और इसकी अथॉरिटी क्या क्या है। तो अब इन सारे इश्यूज को जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्रक्स सबसे पहले डिसाइड करना होता है कि दो लॉ हैं, दोनों में डिफरेंट प्रोविजन है, विच शैल प्रिवेल, जो हम बात कर रहे थे। देखिए रेरा ने सेक्शन 88 और 89 में लिख दिया कि यह एक्ट इन एडिशन टू अदर प्रोविजंस होगा और जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा ये प्रिवेल करेगा। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ने लिख दिया कि नहीं साहब मैं प्रिवेल करूंगा चाहे कुछ भी हो। दोनों में ओवरराइडिंग इफेक्ट है। फिर क्या होगा, तो फिर देखते हैं साहब क्रोनोलॉजी कि पहले कौन सा आया और बाद में कौन सा आया। रेरा आया 1/5/2016 से, जो कि लागू हुआ 1/5/2017 से। राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप आया 16/5/2019 से। इट इज अ स्पेसिफिक स्टेट एक्ट। आर्टिकल 254 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहता है साहब, कि जो भी लॉ अगर कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग है जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से असेंट बाद में मिली है वो लॉ प्रिवेल करेगा। इसका मतलब राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट जिसको 6 मई 2019 को असेंट मिली थी वो 16 मई 2019 से एप्लीकेबल है, तो ये एक्ट प्रिवेल करेगा। तो इस चीज पे हम एक क्रक्स बना लेते हैं कि जहां जहां रेरा में ये लिखा हुआ है कि द लोकल लॉ शैल बी एप्लीकेबल और वेरेवर लोकल लॉज आर देयर, वहां पे राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट रहेगा। जहां जहां पर कॉन्ट्राडिक्शन है, जैसे रेरा कई जगह कहता है कि टाइटल अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल कॉमन एरियाज का एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को जाएगा, जबकि अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट कहता है कि वो अलॉटी को जाएगा। तो इन सब सिचुएशंस में जहां पर भी कॉन्ट्राडिक्शन है वहां पर अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान प्रिवेल करेगा। ये पूरे प्रेजेंटेशन का, इस पूरे लॉ का क्रक्स है, क्यों आर्टिकल 254(2) के हिसाब से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमें अगर कोई एसोसिएशन बनाने की बात रेरा में 50% बुकिंग पे लिखी है और यहाँ पे 2/3 अलॉटमेंट सेल और ट्रांसफर पे लिखी है, तो हम हमारे लोकल एक्ट को मानेंगे। इस धारणा के साथ अब हम आगे जो हमने 11 इश्यूज बनाए थे उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। आप लोगों को बीच बीच में हो सकता है कुछ सवाल आए, मेरा निवेदन है आप एक साथ नोट कर लें, बाद में जब संजय गुप्ता जी और सुनील जी मॉडरेट करेंगे जब उन सवालों को अपन साथ में ले लेंगे। बहरहाल मेरी कोशिश रहेगी कि आपके सवाल आंसर अपने आप ही हो जाए। मैं ये चाहूंगा हिमांशु जी की जो सवाल जिनके दिमाग में आ रहे हैं पार्टिसिपेंट्स को वो चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं सर तो अपन उससे भी, उनको काफी कॉमन होंगे तो अपन उससे भी कवर कर सकते हैं और फिर कुछ लोगों पर मौका भी देंगे अपने सवाल पूछने का। तो अदरवाइज वो चैट बॉक्स में भी अपने अपने सवाल डाल सकते हैं। श्योर सर, मोस्ट वेलकम। सर या बोलिए। अब हम जब एक्ट की बात करते हैं और हमने डिसाइड कर लिया कि कौन सा एक्ट प्रिवेल करेगा और कहां जहां कॉन्ट्रडिक्शन होगा वहां पर कौन से एक्ट की चलेगी, तो हमारे एक्ट की, राजस्थान के एक्ट की चलेगी। अब कुछ 3-4 चीजें हमको समझनी जरूरी है, क्योंकि आगे की जितनी धारणा बनाएंगे वो इन डेफिनेशंस के बेसिस पे बेस्ड होगी। इस एक्ट में अलॉटी कौन होगा साहब? अलॉटी वो होगा जिसको यूनिट अलॉट, सोल और ट्रांसफर करी गई। अपार्टमेंट ओनर कौन होगा साहब इस एक्ट में? अपार्टमेंट ओनर वो होगा जिसको अपार्टमेंट दिया गया हो और अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन कॉमन एरियाज दिया गया हो, जो कि उसकी डीड ऑफ ट्रांसफर में लिखा हुआ हो। यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है समझने के लिए, ये अपार्टमेंट ओनर वर्ड, क्योंकि जब एसोसिएशन बनाने की बात आएगी ना तो वो बनेगी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। और अपार्टमेंट ओनर कौन होगा? जिसकी डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो चुकी होगी। ऐसा नहीं होगा जो रेरा में बुकिंग की बात कर रहा है, यहाँ पर तो वो अपार्टमेंट ओनर होगा जिसने पूरे पैसे दे दिए और जिसकी डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट हो गई। ये एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है इस एक्ट के लिए, जिससे कि इस पूरे एक्ट का प्रारूप चेंज हो जाएगा, सोच चेंज हो जाएगी। रेरा
और इसके कॉन्ट्रडिक्शन सॉल्व हो जाएंगे। एसोसिएशन क्या कहा गया है साहब इसमें? एसोसिएशन कही गई है एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। तो ओनर कब बन सकता है कोई? ओनर तभी बन सकता है जब उसने किसी चीज का पूरा कंसिडरेशन दे दिया हो और अपनी सेल डीड करा लियो। हालांकि एक जगह जो ये वर्ड हम अलॉट, सेल और ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, इसको इंटरप्रिटेट करेंगे आगे जाके, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमारा पूरा अपार्टमेंट एक्ट आगे चलेगा। एक इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों जो हमको जाननी जरूरी है, क्योंकि ये एक्ट ओनरशिप के साथ साथ कॉमन एरिया को ट्रांसफर करने की बात करता है, और हमारा प्रोजेक्ट लॉन्च होने की एक अवधि के अंदर ये कहता है कि हमको इस कॉमन एरिया की डिटेल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करनी है। तो कॉमन एरिया का भी कुछ डिफरेंस है। ये तो क्लियर है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा, बट फिर भी ये जानना जरूरी है कि हमको ऐसा कौन सा कॉमन एरिया है जो कि, या ऐसा कौन सा एरिया है जो कि कॉमन एरिया का पार्ट होगा, जो कि जिसका प्रोपोर्शन हमको उस अलॉटी को देना पड़ेगा। तो जहां रेरा कहता है एंटायर लैंड ऑफ द प्रोजेक्ट, हमारा राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट क्या कहता है? द लैंड ऑन विच द बिल्डिंग इज लोकेटेड एंड ऑल ईजमेंट राइट्स एंड अपॉर्टेनेंसेस बिलोंगिंग टू द लैंड एंड बिल्डिंग। बात अल्टीमेटली वही आ गई। उसके बाद सारे फाउंडेशन, कॉलम्स, बेसमेंट्स, यार्ड्स, जनरेटर की जगह, सेंट्रल सर्विसेज, पावर सप्लाई, एलिवेटर्स, कम्युनिटी फैसिलिटी, कमर्शियल फैसिलिटी, ये सारी चीज मिला के कॉमन एरिया मिलता है। अब आपको बस एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, देखिए हर एक्ट में कुछ पेनल्टीज होती है। इस एक्ट ने जहां आपके दायित्व दिए हैं कि आपको कॉमन एरियाज प्रोजेक्ट चालू होते ही डिफाइन करने पड़ेंगे और साल भर के अंदर वहां पर बताने पड़ेंगे, हम वो टाइमलाइन सभी डिस्कस करेंगे आगे, तो इसका मतलब अब आपको ये चीज प्रोजेक्ट चालू करते ही पता होनी चाहिए कि इसमें कितना कॉमन एरिया होगा जो प्रोपोर्शनेटली उनके ऊपर दायित्व दिया जाएगा या ट्रांसफर आएगा अलॉटीज पे। उसका बेसिस भी आगे पढ़ेंगे कि बिल्टअप एरिया के बेसिस पे होता है वो, बट कॉमन एरिया अब आपको अपने प्रोजेक्ट्स का क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि रेरा भी इस पे बहुत ध्यान देता है और अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ने भी बहुत ध्यान दिया है। बट शायद अब जो मैं अगली डेफिनेशन बताऊंगा, हो सकता है उससे कुछ हमारे दोस्तों के मुस्कान आ जाए। जी हाँ, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में एक डेफिनेशन है इंडिपेंडेंट एरिया की। वो क्या कहती है? एरिया जो डिक्लेयर है बट कॉमन एरिया का पार्ट नहीं है, जिसे कि प्रमोटर दूसरे अपार्टमेंट ओनर्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना किसी को भी बेच सकता है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अब छत आ गई होगी। जो G+5 के प्रोजेक्ट्स बनते हैं जिसमें छत को सेल करने की बात होती थी, तो कॉमन एरिया में रेरा कहता था कॉमन एरिया है टेरेस। अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट ने इंडिपेंडेंट एरिया की एक डेफिनेशन निकाल दी और आप डिक्लेयर कर सकते हैं उस इंडिपेंडेंट एरिया को विच में बी सोल्ड बाय यू विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अपार्टमेंट ओनर। तो अब आप देखिए ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जिससे आपकी बहुत सारी चीजें छोटी छोटी सी बदल जाएंगी। एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और है इसमें कि प्रमोटर कौन है। देखिए हर एक्ट किस पे लगता है? अपार्टमेंट पे तो लगा दिया हमने, बट जो दायित्व है इसमें वो प्रमोटर कौन है? और प्रमोटर में आपको ताज्जुब होगा, जहां रेरा एक्ट मेरी ऐसी अंडरस्टैंडिंग है जहां रेरा एक्ट सरकार पर भी लगता है, वही इस एक्ट में सरकार को एक्सक्लूसिवली इंक्लूड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब देखते हैं प्रमोटर की डेफिनेशन क्या कहती है। अ पर्सन, एक व्यक्ति जो कंस्ट्रक्ट करता है और कॉजेस टू बी कंस्ट्रक्ट करता है, या किसी को बिल्डिंग में कन्वर्ट करता है, या कोई व्यक्ति, दो डिफरेंट हैं जो ऐसा काम करते हैं, वो सब प्रमोटर होंगे। तो इसका मतलब बेसिक चीज है जो हमारे रेरा में था या अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में, कि जो भी व्यक्ति कंस्ट्रक्शन कर रहा है, नॉट द कॉन्ट्रैक्टर, एज अ प्रमोटर जो डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट को, वो प्रमोटर होगा। बट इस एक्ट में पर्सन की डेफिनेशन से सरकार को हटा दिया गया, वो जाने किस रूप से किया गया है, परंतु ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। तो अब हमने एक रूपरेखा बना ली कि हमारे यहाँ अलॉटी कौन है, हमारे यहाँ अपार्टमेंट ओनर कौन है, हमारे यहाँ एसोसिएशन किनकी बनेगी, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट एरिया कैसे दिए जा सकते हैं, और प्रमोटर कौन। अब सिर्फ 2 मिनट इस चीज पे लगाएंगे
कि जो इस एक्ट, क्योंकि हमने ये कंक्लूड किया है कि ये एसोसिएशन अपार्टमेंट ओनर्स की ही बनेगी, ये राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट रेरा पे प्रिवेल करेगा। तो यहाँ पर जहां जहां वर्ड अलॉटेड, सेल, ट्रांसफर यूज करे गए, इनका क्या मतलब है? क्योंकि सेक्शन 11 में जहां पर डीड ऑफ ट्रांसफर के लिए कहता है कि आपको 6 महीने में या 12 महीने में अलॉट करने के बाद आपको डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करनी है, या जहां पर सेक्शन 13 में एसोसिएशन बनाने के लिए वो कहता है कि आपको एसोसिएशन इतने समय में बनानी है अलॉटमेंट, सेल और ट्रांसफर के, तो वो क्या इवेंट्स होंगे जहां से ये चीज अराइज होगी? हम किस चीज को अलॉटेड, सेल और ट्रांसफर माने? क्योंकि रेरा में शब्द बुकिंग चल रहा था, यहाँ पर अलॉटेड आ गया। अब अलॉटमेंट नॉर्मल भी हो सकता है, जो हम नॉर्मली बुकिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर देते हैं, बट क्या उस अलॉटमेंट का और यहाँ पे लिखे हुए अलॉटमेंट का एक ही मतलब है? या जो वर्ड अलॉटेड, सेल, ट्रांसफर इस पूरे एक्ट में लिखे हुए हैं, उन सबका एक ही मीनिंग दिया जाएगा? ऐसा दोस्तों नहीं हो सकता कि एक सेक्शन के लिए अलॉटमेंट को हम बुकिंग माने और एक सेक्शन के लिए अलॉटमेंट को हम ट्रांसफर माने। तो इसलिए पूरे एक्ट को अगर ध्यान से देखा जाए तो जहां जहां भी वर्ड अलॉट, सेल, ट्रांसफर यूज किया गया है, उसको हम कैसे प्रिज्यूम करेंगे? इसका पर्पस क्यों है? इसका पर्पस सिर्फ इसलिए कि सारे दायित्व, सारे ट्रांसफरेबिलिटी, सारे शेड्यूल्स, सारे टाइमलाइंस, फॉर्मेशन सब अलॉटेड, सेल, ट्रांसफर के बेसिस पे होगी। इन तीनों ही शब्द को इस एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया, बट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी को, सेल को डिफाइन किया गया। अलॉटमेंट पूरे दुनिया में एक एक्ट मिला, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इवैक्यू प्रॉपर्टी एक्ट, जहां पे अलॉटमेंट को डिफाइन किया गया, बट उसकी जनरल डेफिनेशन भी ली जाए तो ये तीनों चीजों की जो जनरल डेफिनेशन है वो क्या कहती है साहब? जहां ट्रांसफर होता है जहां पर कुछ टाइटल कन्वे होता है, सेल होती है जहां पर प्राइस पूरी आ जाती है, और अलॉटमेंट होता है वेयर अ पर्सन इज ड्यूली ऑथराइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर राइट। तो ये तीनों चीजें अगर इस एक्ट के प्रियम्बल से मिलाएं कि ओनरशिप का एक्ट है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का एक्ट है, प्रोपोर्शनेट टाइटल का एक्ट है, तो ये तीनों चीजों को जब हम जॉइंटली मिलाते हैं तो इन वर्ड्स को सिर्फ और सिर्फ इस एंगल से कॉन्स्टिट्यूट करना चाहिए जहां पर पैसा पूरा आ गया हो और उसके बाद जो दायित्व करना हो, जहां उसकी ओनरशिप का राइट क्रिएट हो गया, और वो जब तक नहीं हो सकता जब तक उससे पूरा पैसा नहीं आए। अब अगर हम प्रैक्टिकली जो मैं बात कर रहा था, जहां पर अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन की बात होती है या एसोसिएशन की डेफिनेशन है या अपार्टमेंट ओनर की डेफिनेशन है, सब जगह ये लिखा हुआ है कि डीड ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से जिस व्यक्ति को राइट गए, सो अलॉटमेंट, सेल, ट्रांसफर, ये तीनों चीजें टेक्निकली कॉन्स्टिट्यूट क्या की जाएंगी कि जहां पर आपका पैसा आ गया है, जहां पर सेल डीड करानी है वहां पैसा आ गया है, जहां पे एसोसिएशन बनानी है वहां सेल डीड हो गई। तो इनको इस तरह से हम इंटरप्रिटेट करेंगे। तो क्योंकि अगर कोई ये कहता है कि साहब अलॉटमेंट और बुकिंग में क्या फर्क है, मैं उसको देखूं, तो दोस्तों मैंने कुछ प्रोविजंस इस एक्ट के देखे जिनको हम फॉलो ही नहीं कर सकते। ये एक्ट कहता है कि इस एक्ट के कमेंस होने के 6 महीने के अंदर आपको डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करनी है। अगर कोई प्रोजेक्ट इस एक्ट के लागू होने के बाद आता है, अगर कोई प्रोजेक्ट इस एक्ट के लागू होने के बाद आता है तो 6 महीने के अंदर डीड ऑफ ट्रांसफर करनी है। कैसे पॉसिबल है सर? अगर मैं उस अलॉटमेंट को, जो मेरा इनिशियल बुकिंग का अलॉटमेंट है, उसको रेरा के हिसाब से समझूं तो पॉसिबल नहीं है कि मैं 6 महीने में सेल करवा दूं उसकी। तो इससे इन सब क्लॉजेस का इंटरप्ले से मुझे ये समझ में आता है कि अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट या इसके प्रावधान जब अलॉटी ने अपने पूरे पैसे देके अपना दायित्व कर दिया हो लगते हैं, और कुछ केसेस में जहां सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई हो तभी लगते हैं। इसको अलग अलग तरीके से, चाहे मॉडल बायलॉज में देख ले, जहां एसोसिएशन की डेफिनेशन है, कहीं भी देख ले, ये बड़ी क्लैरिटी से आई हैव कंक्लूडेड कि वर्ड allotted, sold, otherwise transferred need to be interpreted as event where the deed of transfer has been executed except section 11, यहाँ पर इसको अपन मानेंगे कि जहां पूरा पैसा आ गया।
अब बात करते हैं जो हमारे 11 क्वेरीज हमने रेस करी थी कि इस एक्ट के हिसाब से ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप क्या होगी और अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल इन द कॉमन एरियाज कैसे जाएगा और उसके बारे में ये एक्ट क्या कहता है। ओनरशिप ऑफ अपार्टमेंट, एक सेक्शन 4 जो कहता है कि जो भी अलॉटी होगा वो एक्सक्लूसिव ओनरशिप का अधिकारी होगा, पोजेशन का अधिकारी होगा और सच परसेंटेज ऑफ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज का अधिकारी होगा जो उसको दिए गए हैं डीड ऑफ ट्रांसफर में। वो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, वो बिल्ट अप एरिया के पोर्शन में कैलकुलेट होगी। तो क्योंकि इस एक्ट का प्रीएम्बल क्या था, ओनरशिप, सबसे पहले ओनरशिप की बात करते हैं। तो ओनरशिप क्या क्या जाएगी उसके पास, ये हमने इस स्लाइड में डिस्कस कर लिया कि उसके पास अपार्टमेंट जाएगा, अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल कॉमन एरियाज का जाएगा, इन दी प्रोपोर्शन ऑफ बिल्ट अप एरिया, ये दो चीज उसके पास ट्रांसफर होगी विथ पोजेशन। अब साहब इस एक्ट ने टाइम लिमिट दी है कि आपको किस टाइम लिमिट के अंदर डीड ऑफ ट्रांसफर एग्जीक्यूट करनी है। तो ये लॉ क्या कहता है, जहां पे अलॉटमेंट, सेल और ट्रांसफर इस एक्ट के आने के बाद किया गया है। दोस्तों आई बिलीव अलॉटमेंट, सेल, ट्रांसफर हमने डिस्कस कर लिया कि जहां पैसा, क्योंकि ओनरशिप की बात करता है, जहां पैसा आ गया वहां से इस चीज को लागू किया जाएगा, चालू किया जाएगा, उससे पहले की कोई बात नहीं। अब डीड ऑफ ट्रांसफर कब करनी है, डीड ऑफ ट्रांसफर कब करनी है साहब, अलॉटमेंट, सेल और ट्रांसफर अगर आने के बाद हुआ है तो 6 महीने के अंदर, जब उसका पूरा पैसा आ गया हो। अगर अलॉटमेंट, सेल, ट्रांसफर इस एक्ट के आने से पहले हो चुका है तो विद इन 1 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, मतलब अगर किसी की सेल डीड नहीं हुई है परंतु उसको अलॉटमेंट, सेल और ट्रांसफर इस एक्ट के आने से पहले हो गया है, तो इस एक्ट के आने की अवधि के 1 साल के अंदर वो सेल डीड एग्जीक्यूट कर दी जाए। इसमें सब एक और बड़ी जोरदार लॉ उसको कैसे फॉलो करेगा, ये क्या कहता है कि जो सेल डीड पुरानी नए नियमों के हिसाब से नहीं है उसको नए नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। अब मुझे नहीं समझ में आता कि इसको ये कैसे सरकार देखेगी, मॉनिटर करेगी या कैसे इस चीज पे ध्यान दिया जाएगा, बट इसमें लिखा हुआ ऐसा कि जो सेल डीड आज के नियमों के हिसाब से नहीं है उसको आज के नियमों के हिसाब से करना पड़ेगा। अब उसकी ड्यूटी कैसे पेएबल होगी पता नहीं, बट प्रायः मुझे लगता है कि कुछ चीजें शांत रहे अच्छा है, कुछ चीजें दब जाए अच्छा है, क्योंकि जो एनफोर्सिंग अथॉरिटी होती है वो गलत को सही करने के लिए होती है, जो सही चल रहा है उसको गलत ठहराना या उसके लिए जरूर है कितना वो प्रभावी कर पाएंगे, ये एक विषय सरकार को डिसाइड करना है। ये जो समय अवधि है साहब 6 महीने की और 1 साल की डीड एग्जीक्यूट करने की, ये 6 महीने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बढ़ा सकती है अपनी स्वेच्छा से, अगर किसी को तकलीफ आती है और कोई जेन्युइन रीजन है डेवलपर के बाद। तो अब आप लोग ये ध्यान रख लें कि सेल डीड जो प्रोजेक्ट में सेल पहले हो चुकी है वो 1 साल के अंदर हो जाए, या जो अब इस एक्ट के आने के बाद सेल कंप्लीट हो रही है वो 6 महीने के अंदर सेल डीड हो जाए। आगे मैं एक पूरा डिटेल चार्ट बताऊंगा, प्रोसेस फ्लो चार्ट की, कैसे हमको इसको फॉलो करना है। हर सेल डीड जो डीड ऑफ ट्रांसफर है इस एक्ट में वो कंपल्सरली रजिस्ट्रेबल अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट आप और हम कराते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ इन्होंने कंटेंट्स दे दिए सेल डीड के, वैसे हमारी सेल डीड्स में ऑलमोस्ट ये कंटेंट सारे चलते रहते हैं, बट कुछ कंटेंट्स इन्होंने सेल डीड के दे दिए कि उस सेल डीड में क्या क्या होना चाहिए। फ्लोर प्लान्स भी जाने चाहिए, लेआउट भी जाने चाहिए, लोकेशन भी जानी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बिल्डिंग भी जानी चाहिए, नंबर, अपार्टमेंट नंबर भी जाना चाहिए, कॉमन एरियाज का डिस्क्रिप्शन भी जाना चाहिए, लिमिटेड कॉमन एरियाज का और इंडिपेंडेंट का भी जाना चाहिए, वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ ईच अपार्टमेंट, बहुत सारी चीजें इन्होंने लिख दी है। दे आर स्पेसिफिक, जब मैं प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आप इसमें देख सकते हैं, बट इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया कि डीड कब होगी और उसके क्या क्या कंटेंट्स होंगे। सवाल सिर्फ एक है फ्रेंड्स कि अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल रेरा कहता है एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, अपार्टमेंट एक्ट कहता है अलॉटी, किसको जाएगा? वी हैव कंक्लूडेड
अलॉटी को जाएगा, अलॉटी को जाएगा, अलॉटी को जाएगा। और इसका एक और प्रमाण है, जो हमारा फॉर्म जी है राजस्थान रेरा का, जो रूल्स का फॉर्म जी है, उसमें भी कॉमन एरिया का जो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल है वो लिखा हुआ है सरकार ने कि अलॉटी को ही जाएगा। सो टेक्निकली ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि ये अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल किसको जाएगा। क्यों सवाल ये उठता था, अगर एसोसिएशन को जाएगा तो क्या डीड ऑफ ट्रांसफर कैसे एग्जीक्यूट होगी, उसकी स्टैंप ड्यूटी कौन देगा, उन सब की अब बड़ी क्लियर पिक्चर है कि वो अलॉटी को जाएगा, क्योंकि राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट प्रिवेल करेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है साहब, जब हम फेजेस में प्रोजेक्ट बनाते हैं तो एक सवाल आता है, क्योंकि रेरा में तो हर फेज एक प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी कंप्लायंसेस है, बट इस एक्ट के हिसाब से एक प्रोजेक्ट चाहे वो कितने भी फेजेस में बना हुआ हो, उसका कॉमन एरिया एक होगा और उसकी एसोसिएशन भी एक होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां उनको तकलीफ आ सकती है जो रेगुलर डेवलपमेंट में खरीदते जाते बनाते जाते हैं, तो कैसे फेज एरिया और कैसे टोटल प्रोजेक्ट एरिया डिसाइड करें। बट लॉ का इंटेंशन क्या है साहब, कि अगर कोई प्रोजेक्ट फेजेस में बनता है तो हर फेज का कॉमन एरिया मिला के एक प्रोजेक्ट का कॉमन एरिया होगा, जिसका अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल अलॉटी को जाएगा। और इसकी आगे देखेंगे एसोसिएशन भी अपार्टमेंट ओनर्स की एक ही होगी। यहां पर एक छोटी सी चीज है साहब, क्योंकि सारी चीजें बिल्टअप एरिया के बेसिस पे प्रोपोर्शन पे कैलकुलेट करता है, तो मुझे लगा कि बिल्टअप एरिया का डिफरेंस भी रेरा और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में जो है उसको देख लिया जाए। तो थोड़ा सा फर्क है, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में एक चीज कही गई है कि जो भी एरिया हम दूसरे अपार्टमेंट के साथ एरिया का पार्ट नहीं बनेगा। बाकी तो सिंपल डेफिनेशन है बिल्टअप एरिया की जो हम करते आ रहे हैं, बट इसने उस एरिया को एक्सक्लूड कर दिया जो दो लोग शेयर करते हैं, जैसे कई बार ओपन टेरेस होती है या कुछ इस तरह की चीजें। तो सर हमने अब यहां पर पढ़ा अब तक कि डीड ऑफ ट्रांसफर क्या होगी, ओनरशिप क्या होगी और कॉमन एरिया क्या होगा। अब सवाल आता है एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। प्राय रूप से जिस पर्पस के लिए राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट बना है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और उसके बाद एसोसिएशन बना के उस सोसाइटी को मेंटेन करने के लिए, घर गृहस्थी का एक्ट है ना ये, इसलिए। अब बात करते हैं एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स की। सेक्शन 13 इस एक्ट का क्या कहता है कि एक अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन होगी, शैल बी, देयर शैल बी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स। ये सब चीज आप देखिए शुरू से उसी बिल्डिंग, उसी अपार्टमेंट, उसी पे लगेगी जिस पे एक्ट लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, देयर शैल बी सिंगल एसोसिएशन इन ऑल सच प्रोजेक्ट, अलग अलग फेजेस में डिमार्केटेड है तो उसकी एक सिंगल एसोसिएशन होगी। अब एसोसिएशन कब बनानी है, रेरा में बुकिंग हिसाब से बनानी थी जो डिटेल में डिस्कस कर चुके। अब यहां पर इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, सपोज आपके 100 अपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है, तो जैसे ही 67 रीच हो जाए फिगर, किस चीज पे, अलॉटेड, सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड, मतलब जहां पर एसोसिएशन पर्पस से, क्योंकि किसकी एसोसिएशन है साहब पढ़ पा रहे होंगे, एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स, मतलब जहां सेल डीड हो चुकी हो। अपार्टमेंट ओनर्स की हमने वहां पर 10 या 2/3 तो 16 नवंबर 19 तक आपको एसोसिएशन बनानी थी विद इन 6 months फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। और अगर बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट नहीं है, इसको इन्होंने इन एनी अदर केस ले दिया।
सो विद इन 6 months, मैं सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि सबको ये चीज इजीली समझ में आ जाए कि जब 2/3 रजिस्ट्री हो जाए उसके 6 महीने के अंदर हमको एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनानी है। अगर कमेंसमेंट ऑफ एक्ट से पहले हो गई है तो एक्ट आने के 6 महीने के अंदर बनानी थी, और ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद रजिस्ट्री हो गई या वैसे रजिस्ट्री हो गई तो जिस दिन 2/3 हो जाती है उसके 6 महीने के अंदर RWA या एसोसिएशन ऑफ अलॉटी फॉर्म करनी। इसकी एप्लीकेशन रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के पास जाएगी और इसको कैसे बनाएंगे मैं भी आपको बताता हूँ। बड़ा आसान तरीका है। इट विल बी अ सोसाइटी रजिस्ट्रेबल अंडर द सोसाइटीज एक्ट। बहुत सिंपल है, उसके नियम मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसमें एक चीज और है साहब, अगर प्रमोटर फेल करता है ये एसोसिएशन बनाने में तो जो अलॉटीज है जिनको ये अलॉट सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड हुआ है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि जहां आपके प्रोजेक्ट्स में इसका इशू है कि आप एसोसिएशन नहीं भी पीछे पड़े हुए हैं तो हो सकता है वो भी मिलकर इसको बना लें। तो इस चीज को बड़े टेक्निकली मैनेज करना पड़ेगा ताकि प्रोजेक्ट को नुकसान ना हो, कॉमन एरिया को नुकसान ना हो और हमारा प्रोजेक्ट इजीली पूरा डिलीवर हो जाए। सो एसोसिएशन फॉर्म करनी है 10 या 2/3 से ज्यादा जब भी होते हैं उसके 6 महीने में। एक्ट आने से पहले हो गया तो एक्ट के 6 महीने में, और एक्ट आने के बाद होता है तो उसके 6 महीने। तब आप लोग देख लें अपने अपने प्रोजेक्ट को, सोच लें कि कब उसकी 2/3 बुकिंग होने वाली है या हो गई है। उसके 6 महीने में अगर हो गई है तो एसोसिएशन बना लीजिए, अगर नहीं हुई है तो जैसे ही हो उसके 6 महीने में हमको बना देंगे। और ये फर्क है, वहां वर्ड बुक्ड यूज है, यहाँ पे अलॉटेड सेल ट्रांसफर्ड। इन्होंने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि जो एसोसिएशन बनेगी वो राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 के अंडर बनाई जाएगी। वो वहां पर उस तरह से रजिस्टर कराई जाएगी एज अ सोसाइटी। अब सवाल यह है साहब, इसमें एक सवाल पहले भी आया था कि जो एसोसिएशन उन पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया कि ये तो बिल्डिंग जो है पुरानी बिल्डिंगों पे भी राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लग रहा है, तो जो एसोसिएशन पहले बनी हुई है उनका क्या होगा? तो साहब लॉ ने क्या कहा है कि जो एसोसिएशन पहले बन चुकी है दे विल बी डीम्ड टू बी एसोसिएशन फॉर दिस एक्ट। मतलब वो इस एक्ट की एसोसिएशन सब्जेक्ट टू कि जो उसके बायलॉज थे ना साहब वो आज के नए बायलॉज के हिसाब से होने चाहिए। और अब तो इस एक्ट के लागू होने के 6 महीने के अंदर आपको आपके बायलॉज को अमेंड करना पड़ेगा। तो एसोसिएशन या WA इस एक्ट से आने से पहले बनी थी वो सब जायज हैं, वाजिब हैं, ऐसे की ऐसे रहेंगी, परंतु उनको अपने बायलॉज को 6 महीने के अंदर एक्ट आने के इस मॉडल बायलॉज के हिसाब से चेंज करना था। तो इसलिए आपकी जितनी पुरानी RWA बनी हुई है जहां पे आपका कंट्रोल है, जहां आपका कंट्रोल नहीं है वहां सोसाइटी ध्यान रखेगी इस चीज का, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट। सो ये उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अलॉटीज को भी इसमें जिम्मेदार ठहराया गया है, टेनेंट्स को भी जिम्मेदार ठहराया गया है, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है उनपे। परंतु जहां जहां आपको लगता है कि आपकी RWA फॉर्म हुई है वहां एक मैसेज चला जाए कि साहब अब नए बायलॉज आ गए, आप उन बायलॉज के हिसाब से अपनी सोसाइटी के सिस्टम को, ऑपरेशन को, मेंटेनेंस को चेंज कर लीजिए और इन बायलॉज को अडॉप्ट कर लीजिए। एक सवाल सब बहुत लोगों का आता है कि प्रमोटर इन एसोसिएशन का मेंबर रहेगा या नहीं रहेगा, प्रमोटर मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा, प्रमोटर वोटिंग राइट्स रखेगा या नहीं रखेगा। तो लॉ ने इसको क्लियर कर दिया दैट प्रमोटर उन अपार्टमेंट्स के लिए जो अब तक बिके नहीं वो एसोसिएशन ऑफ अलॉटी का मेंबर रहेगा और उसको उनका जो प्रोपोर्शनेट मेंटेनेंस चार्ज आता है शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और अदर चार्ज जो एसोसिएशन डिसाइड करती है उसको पे करना पड़ेगा।
यहां पर एक कैच है साहब, ध्यान दीजिएगा। प्रमोटर एसोसिएशन कर होगा उन फ्लैट्स के लिए जो फ्लैट्स बिके नहीं है, पहली चीज। दूसरा, उसको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा उन फ्लैट्स के लिए जो बिके नहीं है। वो चार्ज कितना होगा, यहां पर एक कैच है आप लोगों के लिए। सपोज आपकी 200 यूनिट में से 100 यूनिट बिके या 130 यूनिट एसोसिएशन तक बनेगी, 130 यूनिट बिके और 70 यूनिट पेंडिंग है, तो क्या आप 70 का मेंटेनेंस देंगे? यह चीज एसोसिएशन डिसाइड कर सकती है। तो आप जो अपनी एसोसिएशन फॉर्म करते हैं उस टाइम अगर ये ध्यान दे लें कि भाई जो मेंटेनेंस चार्जेस अनसोल्ड यूनिट के हैं वो कुछ कम दिए जाएंगे या 50% दिए जाएंगे या कैसे दिए जाएंगे, तो आपकी एक मेजर सेविंग यहां पर हो सकती है। एसोसिएशन डिसाइड करेगी साहब। अब एसोसिएशन में कौन लोग हैं, वो एज पर लॉ अपार्टमेंट ओनर होना चाहिए। अब कौन आपके फेवर का है, कौन अगेंस्ट है, दैट इज ऑल प्रैक्टिकली फॉर एवरीवन टू डिसाइड। परंतु जितना मेरा अनसोल्ड स्टॉक है ना साहब, उसके लिए जो मेंटेनेंस का मेरा दायित्व है, उसमें एक छोटा सा कैच मिल जाता है मुझे प्ले करने का कि मैं उसको कैसे सेव कर सकता हूं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट सवाल और है कि वोटिंग राइट क्या होगा। तो लॉ बेसिकली क्या कहता है सर, इवन आप प्रमोटर हो या कोई और हो, अगर आपके पास 5 फ्लैट है तो भी आपके पास वोटिंग राइट एक ही रहेगा, एक मेंबर का एक ही रहेगा, पर फ्लैट राइट नहीं होता सर। तो हो सकता है कि जैसे 5 किसी सज्जन के पास फ्लैट है तो एक हस्बैंड, वाइफ, बीवी, बच्चों के नाम हो, देन वो 5 वोटर हो सकते हैं। बट अगर एक ही व्यक्ति के नाम 5 फ्लैट है तो वो 5 वोट नहीं दे सकता मीटिंग में। तो इसी तरह प्रमोटर, चाहे उसके पास 20 फ्लैट हो, 25 फ्लैट हो, उसका वोट एक ही काउंट होगा। ये मॉडल बाय लॉज के क्लॉज 8 में लिखा हुआ है। जो सोसाइटी के बायलॉज सरकार ने निकाले हैं उसके क्लॉज 8 में ये चीज क्लियरली लिखी हुई है कि एक से ज्यादा अपार्टमेंट होने के बावजूद वोटिंग राइट एक ही रहेगा उस व्यक्ति के पास। और ध्यान रखिएगा, अपार्टमेंट ओनर शब्द है, ओनर कब बनता है सर, जब रजिस्ट्री हो जाएगी फॉर द पर्पज ऑफ दिस एसोसिएशन। तो इसलिए आप ये इसमें प्ले नहीं कर पाएंगे कि आप 15 नाम से एग्रीमेंट कर दें और फिर वोटिंग करवा दें या कुछ, क्योंकि ही हैज टू बी अ और शी हैज टू बी अ ओनर ऑफ दैट। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। तो अब हमने मोटा मोटी पूरा प्रारूप समझ लिया कि अपार्टमेंट ओनर्स की एसोसिएशन कैसे फॉर्म होगी, क्या होगी। अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इसके मॉडल बायलॉज क्या है। तो राजस्थान सरकार ने 2020 में इसके मॉडल बायलॉज भी निकाल दिए और 19 अगस्त 2020 से इनको इफेक्टिव कर दिया। अब देखिए जोरदार चीज, वहां पर वो ये कह रहा था कि आपको जो पुरानी एसोसिएशन बनी थी उसके एक्ट आने के 6 महीने के अंदर मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट तब तक तो मॉडल बायलॉज आए ही नहीं थे सर। मॉडल बायलॉज तो 19 अगस्त 2020 को आए। तो जब आए हैं तब से उस टाइम लिमिट को कैलकुलेट कर लिया जाए। मॉडल बायलॉज को स्पेसिफाई कर दिया गया है और एक शेड्यूल ए है जो कि मॉडल बायलॉज फॉर अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन है, उसमें पूरे मॉडल बायलॉज स्पेसिफाइड है। अब उनमें क्या क्या स्पेसिफाइड है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये मॉडल बायलॉज अडॉप्ट कब होंगे। जो भी एसोसिएशन की पहली मीटिंग होगी उसके अंदर एसोसिएशन को इन मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो अगर पुरानी है तो हम ये मान सकते हैं कि जो 6 महीने के अंदर उनको करना था तो वो अपनी मीटिंग करें उस एक्ट के बाद और उसमें कर लें। जो नई एसोसिएशन बनती है टेक्निकली आज की तारीख में इन्हीं बायलॉज के साथ बनेगी, तो ये रेलेवेंस नहीं है कि फर्स्ट मीटिंग में इसको अडॉप्ट करो। बट इन्होंने कहा कि हो सकता है सोसाइटी रजिस्टर हो जाए, मे बी हर स्टेट में हर जगह लोकली अलग अलग अरेंजमेंट्स होते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो भी आपकी पहली मीटिंग होगी ना साहब, उस मीटिंग में आप ये मॉडल बायलॉज अडॉप्ट कर लोगे और इसके हिसाब से आप आगे काम करोगे। और अगर कुछ डिविएशन करते हो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूव कर लोगे। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है राजस्थान में, किसी को नहीं पता साहब, मुझे नहीं पता, किसी को पता हो तो जरूर बताएं। मैं बस ये बता देता हूँ कि फर्स्ट मीटिंग कब रखी जाने का प्रावधान है कि एनुअल जनरल बॉडी की जो मीटिंग होगी
वो 6 महीने में डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी रखी जानी चाहिए। सो टेक्निकली ये कहते हैं कि आप अपनी फर्स्ट मीटिंग में मॉडल बायलॉज अडॉप्ट कर लो फॉर्मेशन के बाद, जो कि 6 फॉर्मेशन के हो जानी चाहिए। तो ये बायलॉज, जो मॉडल बायलॉज आए हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब मॉडल बायलॉज में क्या क्या चीजें होंगी, ब्रीफली बता देता हूं आपको। गवर्निंग बॉडी क्या होगी, इलेक्शन कैसे होंगे, पावर्स एंड ड्यूटीज क्या होंगी, का तरीका क्या होगा, कोरम क्या होगा, अध्यक्ष कैसे चुनाव में आएगा, सेक्रेटरी का चुनाव कैसे होगा, ट्रेजरर का कैसे चुनाव होगा, मेंटेनेंस, रिपेयर, रिप्लेसमेंट कैसे होगी, कैसे लोगों को लगाया जाएगा, हटाया जाएगा, कॉमन खर्चे कैसे करे जाएंगे, क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे मेंटेनेंस पे, कोई नल बिजली पानी नहीं देगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा, या कोई सरकार से कोई कुछ नहीं है तो वो कैसे की जाएगी। तो मॉडल बायलॉज ने 1 2 3 4 करके ऐसे 39 कंपोनेंट्स डिफाइन करके एक सोसाइटी को चलाने के लिए, और स्पेसिफाई कर दिया कि ऐसे ही चलेगी। अगर कोई डिविएशन चाहिए तो सरकार से कराओ, नहीं तो कोई लेना देना नहीं। एज ए मॉडल नहीं पड़ेंगे। डेफिनेटली हर प्रोजेक्ट के अलग कॉमन एरिया होते हैं, इंडिपेंडेंट एरिया होते हैं, आप उस मोड में उसको चेंज कर सकते हैं, बट द बेसिक मॉडल बायलॉज विल रिमेन द सेम। अब साहब मैंने एक चीज करी, हमने बात कर ली रेरा की, हमने बात कंप्लीशन की, हमने बात कर ली एसोसिएशन की, हमने बात कर ली अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट की, पोजेशन की। मैंने सोचा एक टाइमलाइन फ्लो चार्ट बना देते हैं, जिससे कि हमको ये पता लग जाए कि अब कब कब क्या क्या करना है। भाई इतनी सारी चीजें, किसी में 6 महीने, किसी में 3 महीने, किसी में 12 महीने, बड़ा कंफ्यूजन हुआ। तो ये जितनी अभी बातें की हमने, इसको मैंने एक फ्लो चार्ट में पुटअप कर दिया। कैसे? अगर मैं मोटिवेट कर दूं आपके लिए, और आप इस फ्लो चार्ट को अपनी सेल्स टीम को या अपने प्रोजेक्ट टीम को दे दें, तो उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। भाई तो इसको लगा के रख ले, इसकी टाइमलाइंस के हिसाब से काम कर लेना। क्या? बहुत सिंपली मैंने इसको कोशिश करी है पुटअप करने की, कि देखिए सबसे पहला काम है, क्योंकि अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट है ना साहब, तो उससे पहले तो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा साहब। तो आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करिए, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लीजिए, जो कि डेट आपने रेरा में दे रखी है उस डेट के हिसाब से, या जैसे वो डेट एक्सटेंड होती है उसके हिसाब से। तो पहला दायित्व तो ये हो गया। उसके 2 महीने के अंदर जब आपका ओसी आ जाता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, उसके 2 महीने के अंदर आप अलॉटी को पोजेशन लेने के लिए दायित्व दें। इसका मतलब आपका जैसे ही ओसी आता है, आप अलॉटी को कहें कि तुम 2 महीने के अंदर पोजेशन, होल्डिंग चार्ज और वो कई कहानियां हम चालू करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड की जब हम बात करते हैं, तो जैसे ही पैसे पूरे आ जाते हैं अलॉटी के, उसके 6 महीने के अंदर अलॉटमेंट ट्रांसफर हमको करनी है, विच इज एक ट्रांसफर डीड या कन्वेंस डीड हमको एग्जीक्यूट करनी है। तो हमने प्रोजेक्ट पूरा किया और उसको कहा कि भाई तू 2 महीने में पोजेशन ले, उसके पैसे आए, उसके 6 महीने के अंदर उसकी कन्वेंस डीड करनी है, और जैसे ही 2/3 रजिस्ट्री हो जाती है, उसके 6 महीने के अंदर हमको एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज बना लेनी है, और जैसे ही एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनती है, उसको प्रोजेक्ट हैंडओवर कर देना है। अब वो हैंडओवर ले रही है, नहीं ले रही है, ये एक अलग सवाल है। उसकी मेंटेनेंस कैसे होगी, नहीं होगी, कौन बियर करेगा, ये अलग सवाल है जो आगे मेंटेनेंस में आएगा। बट अभी प्रोसीजर ये है कि अगर मैं रेरा की और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को कंबाइन कर लेता हूं, तो इन दोनों को कंबाइन करने के बाद एक सिंपल प्रोसेस ये निकल के आ जाता है। दोबारा बोल देता हूं, प्रोजेक्ट पूरा करिए और अलॉटी को बोलिए ओसी आने के बाद 2 महीने में पोजेशन ले, जैसे ही उसके पैसे आते हैं 6 महीने में सेल डीड हो, जैसे ही 2/3 सेल डीड होती है उसके 6 महीने में एसोसिएशन बन जाए, जैसे ही एसोसिएशन बन जाए प्रोजेक्ट हैंड ओवर हो जाए, विथ ऑल कॉम्प्लेक्सिटीज जो आपको और हमको पता है, बट उससे हम लड़ते आए। तो कुछ सारी बातें करने के बाद इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या रह गए कि राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट पुराने नए सब प्रोजेक्ट पे लगेगा, एसोसिएशन 2/3 रजिस्ट्री पे बनेगी, पुरानी एसोसिएशन बनी हुई है तो उसको मान लिया जाएगा और उसको बायलॉज अपने हिसाब से चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ प्रोजेक्ट्स पे रेरा नहीं लगता हो,
बट राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि रेरा 8 यूनिट से कम पे नहीं लगता और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट 4 यूनिट से ऊपर लगता है। तो हो सकता है किसी प्रोजेक्ट में 7 यूनिट हो बट अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। हो सकता है एसोसिएशन नहीं बनानी पड़े क्योंकि 10 से कम है बट अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। फिर हमने जो कन्वेंस डीड एग्जीक्यूट करने हैं उसके प्रोविजंस देख लिए और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के प्रोविजंस हर उस प्रोजेक्ट पे लगेंगे ऑन ऑल प्रोजेक्ट्स वेदर दे हैव ऑब्टेन्ड सीसी बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट और नॉट। आपकी जैसे रेरा में क्या था साहब, अगर आपके सीसी आ गई है रेरा आने से पहले तो आपके ऊपर रेरा नहीं लगता था, बट राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट तो अगर आपकी एक्ट आने से पहले सीसी आ गई है तो भी लगेगा ही लगेगा। अब क्विकली आपसे शेयर कर देता हूं फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी के बारे में। फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी का मतलब साहब, अपार्टमेंट ओनर्स की जो एसोसिएशन है वो एक सोसाइटी होगी रजिस्टर्ड अंडर दी राजस्थान सोसाइटीज एक्ट। तो उसके लिए क्या कहा गया है कि एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स शुड बी अ रजिस्टर्ड सोसाइटी जो कि मॉडल बायलॉज को अडॉप्ट करेगी, 6 महीने के अंदर अपने मॉडल बायलॉज को लेगी। इसके लिए हमें क्या करना है साहब, एक सोसाइटी कैसे बनती है क्विकली देखते हैं। बीआरएन अप्लाई करना पड़ेगा, एसएसओ पोर्टल पे पासवर्ड लेना पड़ेगा जिसमें कि आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सीट ऑफ द गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, बायलॉज, एफिडेविट, लिस्ट ऑफ गवर्निंग बॉडी मेंबर्स, उनके आधार कार्ड, उनके एड्रेस, एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। जो रजिस्ट्रार इसको चेक करेगा, उसकी फीस बताएगा और 3 दिन में आपको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। एक बेसिक सिंपल प्रोसीजर है जो एक ऑनलाइन पोर्टल पे होता है, बट मैंने इसलिए इंक्लूड कर लिया ताकि ये पता लग जाए सोसाइटी कैसे बनेगी। उसकी मैनेजमेंट कमेटी, जो एक एसोसिएशन होती है उसकी एक मैनेजमेंट कमेटी पूरा इसका ये मॉनिटर करेगी और उस जो हमको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे देना और वो कंसिस्ट करेगी एक प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर एंड 3 एग्जीक्यूटिव्स। मतलब कम से कम 7 लोगों के साथ इसको बनाया जाएगा सोसाइटी को। इसमें फिर कुछ चीजें दे रखी हैं कि पहली मैनेजमेंट कमेटी कब सेलेक्ट की जाएगी, जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, क्योंकि एक तो फॉर्मेशन के टाइम हो गई, उसके बाद जो मैनेजमेंट कमेटी होगी वो उसकी फर्स्ट मीटिंग में डिसाइड की जाएगी और उसका टेन्योर का होगा। एनुअल जनरल मीटिंग में सेलेक्ट होंगे इसके मेंबर्स। ये एक पूरा सोसाइटीज एक्ट का एक पूरा फॉर्मेट है। अब क्विकली बात करते हैं हैंडओवर ऑफ द अपार्टमेंट एंड प्रोजेक्ट। देखिए रेरा में एक 7.2 क्लॉज है ड्राफ्ट एग्रीमेंट में। वो क्या कहता है, 2 महीने के अंदर भैया आप अपार्टमेंट ले लो। अब अगर इन दोनों एक्ट को पढ़ते हैं, ऑक्यूपेंसी रेरा और राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट को, सो अपॉन ऑब्टेनिंग ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रमोटर विल ऑफर टू बी टेकन विद इन 2 मंथ्स। उसको हम कहेंगे कि भैया तू 2 महीने में तेरा पोजेशन ले ले, और जैसे ही एसोसिएशन बनती है हम उसको कहेंगे भैया तू सोसाइटी का हैंड ओवर ले ले। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल है साहब मेंटेनेंस चार्जेस का। यहाँ पर कुछ लोगों को इंटरेस्ट आएगा क्योंकि हो सकता है उनको उनके सोसाइटी में अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड इन्वेंट्री पे ये देना पड़ रहा हो। सुनील भैया टाइम है ना मेरे पास थोड़ा सा 15-20 मिनट का और? सुनील कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू करता हूँ। मेंटेनेंस चार्जेस की बात करते हैं सब। तो मेंटेनेंस चार्जेस पे क्या क्या लॉ है, किसको कब करने हैं, कैसे चार्ज करने हैं, पे नहीं करे तो क्या होगा, अगर वो पे नहीं करता है तो कब उस बिजली काटी जा सकती है, ये सारे प्रोविजंस मैं आपको इस प्रेजेंटेशन में दिखाता हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट समझना कि मेंटेनेंस चार्जेस जाएंगे किसके लिए, व्हाट आर मेंटेनेंस चार्जेस। तो इस एक्ट ने कॉमन एक्सपेंसेस वर्ड को डिफाइन किया साहब कि जो भी खर्च रिप्लेसमेंट ऑफ कॉमन एरियाज होगा वो कॉमन एक्सपेंस होगा, या कोई भी ऐसा खर्चा जो इस एक्ट में कॉमन एक्सपेंस लिखा हुआ है वो, या कोई एसोसिएशन मिलकर डिफाइन कर दे कोई भी ऐसे खर्चे को,
जो कि कॉमन एक्सपेंस होगा वो, तो ये दो चीजें कॉमन एक्सपेंस कहलाई जाएंगी। तो जो एसोसिएशन डिसाइड कर ले या इस एक्ट में लिखा हुआ है जिनका उनको मेंटेनेंस चार्ज लेना है। कलेक्शन ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस बाय द प्रमोटर। देखिए रेरा में एक दायित्व दिया गया है प्रमोटर का कि आपको रीजनेबल चार्जेस कलेक्ट करके सोसाइटी को मेंटेन करना पड़ेगा। रेरा में ड्राफ्ट एग्रीमेंट टू सेल में एक बात कही गई है कि आपको सोसाइटी मेंटेन करनी पड़ेगी जब तक कि मेंटेनेंस सोसाइटी जो कि एसोसिएशन ऑफ अलॉटी है वो इसको टेक ओवर नहीं कर लेती। और रेरा में एक और बात कही गई है कि द कॉस्ट ऑफ सच मेंटेनेंस हैज बीन इंक्लूडेड इन द टोटल प्राइस। अब यहाँ कंफ्यूजन होता है कि एसोसिएशन जब तक हैंडओवर नहीं लेगी तो क्या उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हमें बियर करनी है या नहीं, या हम कब से उनसे चार्ज करना चालू कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको बिल्कुल सिंप्लीफाइड वे में कहूं, जस्ट टू कम्युनिकेट विथ यू क्या करना है, तो आप ये मान के चलिए जिस दिन तक आपका सीसीओसी नहीं आता है तब तक तो सारी मेंटेनेंस का दायित्व आपका है। प्लीज ध्यान रखिएगा, हो सकता है आप किसी भी कारण से सीसी नहीं ले रहे हो, कैन चैलेंज यू कि जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट, जिस दिन आपका सीसीओसी आ जाता है ना साहब, उसके बाद आप मेंटेनेंस चार्ज लेना चालू कर सकते हैं। एज द केस में भी एसोसिएशन बन गई है तो एसोसिएशन के माध्यम से, नहीं बनी है तो अपने माध्यम से। ये बड़ा क्लियर क्रक्स है, बट प्रोजेक्ट कंप्लीट करना जरूरी है मेंटेनेंस चार्जेस लेने के लिए। जो एक क्लॉज 16 है फॉर्म ए का, वो भी ये कहता है कि द प्रमोटर maintain common areas and facilities till the association is formed and shall be entitled to collect the maintenance charges at rupees इतना per month from each apartment owners। तो बड़ा क्लियरली कह दिया है रूल 3 जो राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स का है कि एसोसिएशन नहीं बनती है, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया ना साहब, उसके बाद एसोसिएशन नहीं भी बनती है तब तक आप कलेक्ट कर सकते हैं चार्जेस, कोई इशू नहीं है, रीजनेबल पर मंथ चार्जेस आप कलेक्ट कर सकते हैं। परंतु ये ध्यान रख लीजिए अगर आपका सीसी नहीं आया है उससे पहले आप डिफिकल्टी में आ जाएंगे मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करने के लिए। अब यहाँ पर एक इशू आ सकता है पार्ट कंप्लीशन, तो उसको पार्ट कंप्लीशन में ले लीजिए। जो पोर्शन कंप्लीट हो गया जिसका सीसी आ गया उसका चार्जेस आप चालू कर दीजिए, जिसका नहीं आया उसको आप मेंटेन कर लीजिए जहां पर प्रोजेक्ट फेजेस में डेवलप होता है। सो चार्जिंग ऑफ मेंटेनेंस इज बेसिकली बेस्ड ऑन योर कंप्लीशन। लॉ आपको सपोर्ट करता है, एसोसिएशन बने चाहे नहीं बने, बन गई है तो एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दीजिए या उससे ले लीजिए, या अगर आप मेंटेन कर रहे हैं तो या आप अलॉटीज से ले लीजिए। इसमें लायबिलिटी टू पे जो है 7.2 ऑफ द ड्राफ्ट एग्रीमेंट भी है कि आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट पे उसको होगा। और इसमें एक लायबिलिटी अपार्टमेंट ओनर्स पर भी दे रखी है क्लॉज 29 में कि हर अपार्टमेंट ओनर को मंथली मेंटेनेंस चार्जेस देने ही पड़ेंगे। बस प्रमोटर पे एक दायित्व दे रखा है कि उसको जो उसने मेंटेनेंस के नाम पे पैसा इकट्ठा किया है वो जब एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बन जाएगी उसको एक हिसाब किताब देना होगा, या अगर ये एसोसिएशन के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहा है तो उसको एक उसका लेखा जोखा हिसाब किताब रिसीट एक्सपेंडिचर बनाकर देना होगा। और अगर एसोसिएशन बनती है तो उसके 3 महीने के अंदर उसको ये देना होगा, या अगर एसोसिएशन पहले बन गई है तो मतलब ये एक्ट क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट पे तो एक्ट कमेंसमेंट होने के 3 महीने के अंदर उनको दो। अब सवाल साहब ये होता है कि मेंटेनेंस चार्जेस कैसे ले सकते हैं, कब ड्यू होते हैं। तो सेक्शन 18 अपार्टमेंट एक्ट ने कहा है कि 7th डे ड्यू हो जाएंगे जिस दिन आपने डिमांड नोटिस सर्व किया है। मतलब सपोज आपने 1 जून को डिमांड नोटिस सर्व किया तो 8 जून से ड्यू, भाई 7 दिन का तो आप समय देंगे पे करने का, उस दिन से ये ड्यू बोलने लग जाएगा। और अगर वो पे नहीं करता है उस ड्यू डेट पे तो उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं एज पर लॉ। ये बाय लॉज में भी आ रही है चीज बहुत अच्छे से, और एक्ट और रूल्स में भी आ रही है। क्लॉज 29 मॉडल बाय लॉज का कहता है 18% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। देखिए रेरा ने इंटरेस्ट रेट बहुत घटा दी, MCLR प्लस 2% कर दी, बट अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट में मॉडल बाय लॉज में क्लियरली लिखा हुआ है 18% ब्याज उस आदमी को डिले पे देना पड़ेगा। अब सवाल है साहब, कई लोग मेंटेनेंस देते नहीं है
कि साहब आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, हमारा सीसी आने के बाद भी नहीं देते हैं। तो देखिए जब सीसी आ गया ना, अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज डिक्लेयर्ड योर प्रोजेक्ट टू बी कंप्लीट, तो अलॉटी के पास राइट नहीं है उसको चैलेंज करने का, अनलेस वो कोई सिविल कोर्ट में या कहीं पे या रेरा में जाके लड़ रहा हो कि साहब ये सीसी गलत है। बट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस इज कंपलसरी फॉर दैट पर्सन। अब एसोसिएशन क्या कर सकती है साहब, सेक्शन 22 है अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट का, उसकी बिजली काट दो, उसकी सर्विसेज कर्टेल कर दो, उसकी एसेंशियल सप्लाई सब कर दो। बट इसके नियम बना दिए साहब ने। क्या नियम बना दिए कि वो विलफुली डिफॉल्ट करता है, 6 महीने तक मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पे करता है, 7 दिन का, अभी कैसे कर सकते भाई, किसी ने 6 महीने तक अगर मेंटेनेंस चार्जेस नहीं दिए हैं तो आप उसका नल बिजली पानी सब काट सकते हैं। कैसे, उसको 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा और एक रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और इसको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे देना पड़ेगा, और जिस दिन 30 दिन हो जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को दिए हुए, उस दिन आप इसकी कार्रवाई कर सकते हो। सो एक 6 महीने की डिफॉल्ट उसकी होनी चाहिए कि कम से कम 6 महीने वो डिफॉल्ट करे तो आप उसका नल बिजली पानी काट दे। कोई भी एसोसिएशन जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 30 मतलब इन्फॉर्म करके 30 दिन ना हो जाए तब तक उसका नल बिजली पानी नहीं काटेगा। अब जो मॉडल बायलॉज हैं आप उसके हिसाब से उसको यूज डिनाई कर सकते हैं, मतलब आपको नोटिस देना है, आपको उसको समय देना है, वो सारी चीज इसमें स्पेसिफाई है। बट जैसे ही आपका नोटिस के 15 दिन हो जाते हैं और इसमें प्रोसीजर लिख रखा है कि साहब आप उसके कब गेट पे चिपका सकते हैं, कितने दिन का नोटिस होगा। टेक्निकली द लॉ इज कि जो मेंटेनेंस नहीं दे रहा है और 6 महीने से ज्यादा का डिफॉल्ट कर दिया है तो एज पर दी प्रोसीजर आप उसकी सप्लाई काट सकते हैं और मेंटेनेंस चार्जेस रिकवर कर सकते हैं। उसकी मेंबरशिप टर्मिनेट कर सकते हैं फ्रॉम द एसोसिएशन और उसको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं कि वो कोई भी इलेक्शन में वोट ना करे। ये एक स्टेटमेंट दे रहा हूं मैं कि जो व्यक्ति अपने ड्यूज पे नहीं करता है वो अपनी एसोसिएशन के इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता है। अब आप बात करते हैं साहब क्विकली कि इस एक्ट में प्रमोटर के ऊपर ऑब्लिगेशन क्या क्या है। ऑब्लिगेशन का मतलब कि क्या क्या करना है इस एक्ट के हिसाब से हमको, ताकि हम ये समझ जाएं कि भाई अल्टीमेटली हमारी क्या क्या लायबिलिटीज हैं। अब ये एक्ट क्या कह रहा है, सबसे पहली चीज क्या कहता है कि अगर आपकी लैंड लीज होल्ड है और वो फ्री होल्ड में आपका स्टेट का रूल कहता है कन्वर्ट करने के लिए, आपकी लोकल सिटी का रूल कहता है, तो आप उसको पहले कन्वर्ट कराइए। दूसरा, एसोसिएशन फॉर्म होने के बाद में आप बहुत सारी चीजों की लिस्ट दे रखी है, इनके साथ में उसको सोसाइटी हैंड ओवर करिए। उसके बाद में आप एक्सक्लूसिव ओनरशिप ट्रांसफर करिए, सब लीज करिए अलॉटीज के केस में। सर इसमें एक और बड़ा टिपिकल सा प्रोविजन है कि जहां आपने लीज पे लैंड ले रखी है वो आपको हर अलॉटी को एक सब लीज डीड भी इश्यू करनी पड़ेगी। आई डाउट कि ये कैसे होगा, बट सेक्शन 7 है वो कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ सब लीज इन नेम ऑफ वेरियस अलॉटीज। उसके जो प्रपोर्शन है उसका जो भी प्रोपोर्शनेट लैंड का हिस्सा बन रहा है उसको एक सब लीज दो, क्योंकि आपने तो खुद ने लीज पे ले रखा है तो उसके पास सब लीज होनी चाहिए, उसको आगे लीगल टाइटल प्रॉपर ट्रांसफर करने के लिए। सो लॉ ये कहता है कि आपको सब लीज करके देनी पड़ेगी। रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एसोसिएशन को देने पड़ेंगे, डीड ऑफ ट्रांसफर आपको रजिस्टर करनी पड़ेगी, सर्टिफाइड कॉपी हर डीड ऑफ ट्रांसफर की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फाइल करनी है, एसोसिएशन ऑफ अलॉटी बनानी है, मेंटेनेंस अकाउंट की डिटेल एसोसिएशन को देनी है, अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के हिसाब से, उसके बाद रूल्स के हिसाब से एक डिक्लेरेशन फाइल करनी है फॉर्म ए में। ये एक बहुत डिटेल्ड फॉर्म है जो आपके प्रोजेक्ट लॉन्च करने के 12 महीने के अंदर आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे फाइल करना है। उसका टाइमलाइन और वो आगे देखेंगे प्रिस्क्राइब फीस के साथ। ये आपको डिक्लेरेशन फाइल करनी ही करनी है, अदरवाइज इन सब की आगे जाके पेनल्टी है। फिर अगर उस डिक्लेरेशन में कुछ अमेंडमेंट है, सपोज आपका कॉमन एरिया चेंज हो गया, इंडिपेंडेंट एरिया चेंज हो गया, वो आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे फाइल करनी है। और आपको ट्रांसफर ऑफ अपार्टमेंट जब आप करते हैं, एक तो आपने बेचा बट उसके बाद सब्सिक्वेंट ट्रांसफर होता है, वो भी आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को
बताना है। मतलब आप अपने प्रोजेक्ट के टाइटल से रिलेटेड, ट्रांसफर से रिलेटेड, ओनरशिप से रिलेटेड जो जो भी चीजें कर रहे हैं, एसोसिएशन से रिलेटेड, जो इस एक्ट की 3 चीजें हैं, उन सब की जानकारी आपको टाइम टू टाइम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को देनी पड़ेगी। अब अगर ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर रेरा की बात करें तो बहुत सारी ड्यूटीज आपने और हमने सबने पढ़ी हुई है। हम स्पेसिफिक इस एक्ट की ड्यूटीज जो हमने देखी अभी कि हमको कैसे कैसे क्या डीड वहां पर सबमिट करनी है, क्या उसका अमेंडमेंट सबमिट करना है, क्या एसोसिएशन की डिटेल सबमिट करनी है, वो इस एक्ट के हिसाब से हम फॉलो कर लेंगे। और रेरा की जितनी भी ड्यूटीज है वो तो लगेंगे ही लगेंगे आप पे। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है टाइमलाइंस और प्रोसीजर्स। मैंने इन सबको एक जगह कंपाइल कर दिया क्योंकि कई जगह अलग अलग आ रहा था, 2 महीने में करना है, 3 महीने में करना है, 6 महीने में ये करना है। तो सारे टाइमलाइंस एंड प्रोसीजर्स यहां पर एक साथ डिफाइन कर दिए। क्या? पहला, प्रोजेक्ट कंप्लीट करिए एज पर टाइम गिवन अंडर रेरा। दूसरा, execution of separate sub-lease deeds in name of each allotee where the land on which building have been constructed has been taken on lease within 3 months of commencement of the act or within 3 months of the possession of the apartment is delivered। मतलब ये सब एक सेक्शन 7 है, वो क्या कहता है, मैंने अभी जो पहले बताया कि आपको सब लीज डीड करनी है। अब अगर आपका बिल्डिंग अपार्टमेंट एक्ट से पहले कंस्ट्रक्ट हो चुकी है, सेल डीड, अलॉटमेंट, ट्रांसफर पहले हो चुका है, तो एक्ट चालू होने के 3 महीने के अंदर आपको सब लीज डीड करानी थी। अगर बाद में होता है तो जिस दिन आप उसको देते हैं अपार्टमेंट का, उसके 3 महीने के अंदर आपको सब लीज डीड उसकी करानी है। उसके बाद डीड ऑफ ट्रांसफर, अगर आपका ट्रांसफर एक्ट आने से पहले है तो विद इन मतलब अलॉटमेंट अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट आने के बाद है तो 6 और अगर उससे पहले है तो 1 साल। डीड ऑफ ट्रांसफर जो आपने डीड करी है उसको आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सबमिट करना है। उसके बाद एसोसिएशन ऑफ अलॉटी, वही आपको 6 महीने के अंदर बनानी है। हमने बहुत डिटेल में इस चीज को पढ़ा है। एसोसिएशन का अकाउंट देना है। उसके बाद ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे मैं आपको सच में बोलूंगा कि एक बार ध्यान दीजिएगा कि जो फॉर्म ए है, जो डिक्लेरेशन है, वो 12 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ बिल्डिंग प्लान आपको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को करनी है। मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड और अंडर कंस्ट्रक्शन अगर है कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के टाइम पे, उसको तो 90 दिन के अंदर करनी है। बट अगर एक्ट आने के बाद कोई बिल्डिंग प्लान अप्रूव हो रहा है तो ये डिटेल्स आपको 12 महीने के अंदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे सबमिट करनी है ताकि उसके पास क्लियर रहे, वो मिला ले कि टोटल कॉमन एरिया कितना है और कितना प्रोपोर्शन किस किस फ्लैट को किस किस रेशो में जाएगा। हो सकता है शुरू में डिसाइड करना मुश्किल हो, बट लगभग जब प्रोजेक्ट के नक्शे पास हो जाते हैं उसके 12 महीने तक ये कार्रवाई मुझे लगता है हो सकती है। बट यस, इट्स अ डिफिकल्ट प्रोपोजिशन। उसके बाद में अब हम डिस्कस करते हैं, ये सब तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट इनको नहीं किया तो क्या पेनल्टीज है। क्योंकि रेरा में तो पेनल्टी जाती है 10% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू। क्या इस एक्ट में भी इस लेवल की पेनल्टीज है या सिर्फ प्रोसीजरल पेनल्टीज है कि भाई आपने ये नहीं किया तो आपको प्रोसीजरल पेनल्टी लगेगी। तो लॉ क्या कहता है, सब 2-3 जगह सिर्फ पेनल्टीज इसने डिफाइन करी है। पहला, अगर आप डीड ऑफ ट्रांसफर टाइम से नहीं करते हो या उसकी कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को नहीं देते हो तो 5,000 रुपए या 1% ऑफ द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट, जो भी हायर हो, वो एक एडिशनल पेनल्टी आपको जमा करानी पड़ेगी। और उसके ऊपर जितने दिन डिफॉल्ट चलता है तो 100 रुपया पर दिन की आपको पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी। तो क्रक्स क्या है, 5,000 रुपए या 1% ऑफ द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट, वो आपको पेनल्टी जमा करानी पड़ेगी अगर आप डीड ऑफ ट्रांसफर टाइम पे नहीं करते हैं, पहला। दूसरा, उसकी कॉपी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को 3 महीने के अंदर प्रोवाइड नहीं कराते हैं। तो एक इन्होंने ब्रीफ प्रोविजन रख दिया कि एक कोई भी प्रोविजन का अगर आप कॉन्ट्रवेंशन करते हो, मतलब एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट or rules
और बायलॉज और टर्म्स एंड कंडीशंस आप किसी का भी वायलेशन करते हो तो मैक्सिमम 1% ऑफ द प्राइस ऑफ द अपार्टमेंट और 1000 रुपीज विच एवर इज ग्रेटर वो पेनल्टी लग सकती है, और जो आपका डिफॉल्ट कंटिन्यू होता है उसकी 100 रुपए रोज की पेनल्टी लग सकती है। तो बात ये सिर्फ 5000 या 1000 की नहीं है दोस्तों, बात है 1% ऑफ द अपार्टमेंट तक जा सकती है अगर आपने कोई गलती करी है तो अगर आपका 1 करोड़ का अपार्टमेंट है तो 1 लाख रुपए तक की अपार्टमेंट पेनल्टी लगती है। तो थोड़ा सा को ध्यान देने की जरूरत है कि कंप्लायंस, और इसको हर प्रोजेक्ट में एक मॉड्यूल बना के अगर फॉलो करेंगे तो ये बहुत इजी है मेरे हिसाब से, एक्सेप्ट फ्यू डिफिकल्टीज जो हमको नक्शा पास होते ही 12 महीने के अंदर कॉमन एरिया डिक्लेयर करना है। अच्छा, एक चीज और है सर, ये जो पेनल्टी है इसमें भी रिकवर्ड एज एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, कलेक्टर को पावर दे रखी है, मतलब उस सिस्टम के थ्रू इसको रिकवर किया जा सकता है। तो सख्ती है, ऐसा नहीं है कि आसानी से ये पेनल्टी से कोई बच जाए। फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, एक ब्रीफ बता देता हूं आपको कि बहुत सारे डिक्लेरेशंस देने हैं, फॉर्म्स भरने हैं, कवर्ड एरिया क्या होगा अपार्टमेंट का, कॉमन एरिया क्या होगा, फैसिलिटीज क्या होगी, लिमिटेड कॉमन क्या एरिया क्या होगा, इंडिपेंडेंट के एरियाज क्या होंगे, क्या एप्लीकेशन कैसे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को जाएगी, डीड ऑफ ट्रांसफर का फॉर्मेट दे रखा है, रजिस्टर, एप्लीकेशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अपील कैसे होगी, ये सारे फॉर्म्स दे रखे हैं जिन फॉर्म्स में अलग अलग उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। Now we are heading towards the end of the presentation, then we will take the queries जो आई भी है। कुछ अदर प्रोविजंस की जो मैं बात करना चाह रहा था क्विकली भाई, एक तो ये सब लीज डीड वाला था जो हमने डिस्कस कर लिया, उसके बाद आपका अपार्टमेंट हेरिटेबल और ट्रांसफरेबल होना चाहिए, मतलब इनहेरिट कर पाए कोई दूसरा लेने वाला, उसके बाद सारे बिल्डिंग बायलॉज को हमको फॉलो करना है, उसके बाद कुछ वर्क्स प्रोहिबिटेड है इस एक्ट में जो हमको नहीं करने हैं, इस अपार्टमेंट पे या जब हम बेचते हैं इस पे कोई लोन या एनकम्बरेंसेस ना हो, उसके लिए लॉ ने चीजें डिफाइन करी है, डीड ऑफ ट्रांसफर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा वो डिफाइन करा हुआ है, इंश्योरेंस प्रोजेक्ट का और अपार्टमेंट का कैसे लेंगे वो डिफाइन करा हुआ है, प्रॉपर्टी डिस्पोजिशन कैसे होगा, एक्शन हो सकता है, क्या ये अलग अलग क्या जुरिस्डिक्शन होगा, क्या पेनल्टी होगी ब्रीच पे, कैसे डाउट्स क्लियर होंगे, लॉ अमेंड कैसे होगा, ये सारे अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि फॉर्म नहीं हुआ है, अथॉरिटीज अंडर द एक्ट, अभी तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी मैं नहीं समझ पाया हूं क्या फॉर्म हुई है, बट जब भी फॉर्म होएगी तो मेरे हिसाब से जितनी टाइमलाइंस पुरानी दी हुई हैं वो तब से एप्लीकेबल होने लग जाएगी, या वो अपने रेस्पेक्टिव रूल्स या नोटिफिकेशंस निकालेगी। इन्होंने 2 तरह की अथॉरिटी कही है, एक तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कही है जो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, दूसरी एक अपीलेट अथॉरिटी कही है जिसे भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। सो विद दिस द बेसिक आउटले ऑफ राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट, राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप रूल्स एंड द मॉडल बायलॉज इज ओवर। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया हिमांशु जी, आपने बहुत अपलोड करके सब चीज़ों को बताया। मैं काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट कर रहा था कि मैं आपसे पूछूंगा, लेकिन आपने अपनी टेलीविजन में उनको कवर पहले से कर दिया। बहुत ही अच्छा आपका प्रेजेंटेशन था, बहुत क्लियर था, बहुत अच्छे से समझ में आया। अब मैं देख रहा हूँ कि चैट बॉक्स में भी काफ़ी आए हुए हैं, और जो मेंबर्स डायरेक्टली पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं कि मैं उनको बुला लूँगा, उनको खुद अपने सवाल पूछ सकते हैं। और चैट बॉक्स पे मैं सबसे पहले जो थोड़ा सा शायद लेट ज्वाइन हुए होंगे, हमारे कमल जी सेठिया साहब हैं वर्धमान ग्रुप से, काफ़ी उनकी अच्छी नॉलेज है सब्जेक्ट में, और मैं चाहता हूँ कि वो आए और अपने कुछ सवाल जो उन्होंने चैट बॉक्स में भी डाले हैं तो वो डायरेक्टली पूछें। कमल जी सेठिया साहब प्लीज़। मैं उनको अनम्यूट करता हूँ शायद वो। कमल जी सेठिया साहब शायद थोड़ी देर के लिए गए, तो मैं उससे पहले फिर रविंद्र प्रताप जी ने हैंड रेज किया हुआ है, तो मैं उनको बुलाता हूँ अपना सवाल रखने के लिए।
थैंक यू सुनील भाई साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कि मैंने पूरा प्रेजेंटेशन सुना है, हर एक पेनल्टी से लेके जो हमारे अधिकार हैं, इवन जो बिजली पानी काटने के अधिकार हैं, वो भी हमें 7 दिन बाद मिलेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को सूचना देने के, जो कि सबसे बड़ा हथियार होता है किसी भी डेवलपर का अब मेंटेनेंस वसूलने का। और उसके अलावा भी जितनी भी चीजें हैं वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के आगे पीछे ही घूम रही हैं। तो मैं हिमांशु जी से ये जानना चाहता हूँ, चूंकि अभी क्रेडाई, टोडा, राडा तीनों के प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, तो कौन सा मंत्रालय इस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बनाने के लिए प्रयास करेगा ताकि हम एक रिप्रेजेंटेशन दें और ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन, क्योंकि आप कह रहे हैं मुझे भी नहीं मालूम, जिसको मालूम हो बता दे, तो ये कौन सी मंत्रालय के तहत ये बनेगा ताकि हम इसको एक्सपर्टाइट कराएं और ये जल्दी से जल्दी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का गठन करवा सकें। हिमांशु जी। हाँ जी हिमांशु जी। सर प्रणाम रविंद्र भैया। सर इसमें मेरा सबमिशन है कि आएगा तो ये राजस्थान में यूडीएच के अंडर ही यूडीएच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बनाएगी। स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है एज पर दी एक्ट, उसका डिपार्टमेंट यूडीएच ही रहेगा। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट कहीं ना कहीं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन की बात है सर, वो डिस्क्रिशन अपना यूटिलाइज कर सकती है। वो मेरा ये मानना है रविंद्र सर कि अगर कोई अलॉटी गलती कर रहा है और वो बायलॉज को इन्फ्रिंज कर रहा है या मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैज टू फॉलो द मॉडल बायलॉज। मुझे नहीं लगता कि उसकी परमिशन, मतलब लॉ में तो ये लिखा हुआ है कि आप उनको चिट्ठी दे देंगे और जब चिट्ठी देने के 30 दिन हो जाए तब आप कर दीजिएगा। तो टेक्निकली हाँ, उसका इन्वॉल्वमेंट कि वो नेगेटिवली डेवलपर पे करे, मैं ऐसा नहीं मानता अगर कोई गलती कर रहा है तो, बट स्टिल यूडीएच के अंडर ये होगी, तो जैसे एसोसिएशंस फील करें वी कैन अप्रोच देम। और मेरा तो ये मानना है कि इस पे जब तक सरकार नहीं बनाए लेट अस बी क्वाइट, क्योंकि काफी प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे हमारे जब तक, तो एक डिफरेंट हो जाएगी चीजें, क्योंकि जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं है, हालांकि लॉ है, लॉ हैज टू बी फॉलोड। जैसे रेरा था पहले, रेरा वाज टू बी फॉलोड, बट आप देखेंगे जब रेरा बाद में फॉर्म हुआ तो उसने बहुत सारे रिलैक्सेशंस दिए छोटे छोटे करके, जैसे क्यूपीआरस में भी आज मांग तो रहे हैं पुराने क्यूपीआरस, बट उसमें रिलैक्सेशंस दे दिए कि आपको ये नहीं देना, ये नहीं देना, ये नहीं देना। तो हम ये कर सकते हैं सर, आपको बहुत अच्छा आइडिया है कि भाई जब तक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी नहीं बनती है, अगर बनती है तो ये रिलैक्सेशंस हमको दिए जाए इस एक्ट के, ताकि हम पे कोई पेनल्टी प्रभावित ना हो या लगाई ना जाए। वेरी गुड सजेशन सर। बहुत बढ़िया। आप अनुज जी अरोरा हैं जो उन्होंने हैंड रेज किया हुआ, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अनुज जी। हाँ हिमांशु सर नमस्ते। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हाउ सब लीज इज डिफरेंट फ्रॉम द सेल डीड। जैसे हमने सेल डीड कर दी, फ्लैट दे दिया, तो अभी सब लीज कैसे होगी और कौन इसका कहाँ पर होगी? जैसे रजिस्ट्री होती है वैसे होगी? सर देखिए फर्क क्या है, सेक्शन 7 की जो आप बात कर रहे हैं, जो सब लीज डीड करने की बात करता है, लॉ क्या कहता है सर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, हम जब सेल डीड कर रहे हैं ना सर, तो हम सेल डीड में अपार्टमेंट की रजिस्ट्री कर रहे हैं और अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल इन कॉमन एरिया की बात कर रहे हैं। बट टेक्निकली जो भी लैंड में जेडीए से लीज पे लेता हूं, अगर मैं उसको आगे ट्रांसफर करता हूं तो मुझे उसकी एक सब लीज अलग से एग्जीक्यूट करने का प्रोविजन इसी एक्ट में आया है। बट मेरे को ये लगता है क्यों आया है ये, क्योंकि आपने सेल डीड तो करी है, बट उसमें उस पर्टिकुलर लैंड की उसके प्रोपोर्शन की सब लीज, जो उसके टाइटल उसको जाना चाहिए, प्रोपोर्शनेट उसको जाना चाहिए, वो इस लॉ ने कहा है कि आप वो भी एक डीड एग्जीक्यूट करें। अब इस पे रजिस्ट्रेशन चार्ज क्या एप्लीकेबल होगा वो कहीं डिफाइन नहीं है, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आएगी जब डिफाइन करेगी। इसका प्रोसीजर क्या होगा वो भी कॉम्पिटेंट, क्योंकि सर क्या होता है, जैसे रेरा बना, रूल्स बने, उसके बाद सारे नोटिफिकेशंस आए, क्या चीज कैसे कैसे होगी। तो मेरा ये मानना है कि इस पे क्लैरिफिकेशन आएगी कि ये कैसे होगी, इसकी स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करेगा, ये सब लीज डीड रजिस्टर कहाँ पर होगी, कैसे सब लीज डीड के पेमेंट किए जाएंगे, और ये सारी कंडीशंस फिर नोटिफिकेशन के द्वारा आएंगी सर।
नहीं तो हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, हमने पहले कॉमन एरिया प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके उस रजिस्ट्री में लिख दिया और फ्लैट उसको बेच दिया, तो मेरे पास तो कोई राइट बचा ही नहीं जो मैं फिर सब लीज करूंगा। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बट क्या होता है सर, जब कोई इसमें हेरिटेबल की बात करी गई है कि जो आपका प्रोजेक्ट या आपका अपार्टमेंट होता है वो हेरिटेबल होना चाहिए। मेरा ये मानना है, लॉ का इंटेंशन ये था कि जब आपने किसी से लीज लिया तो आप एक सब लीज का डॉक्यूमेंट उसके साथ कर दो। आपने टाइटल दिया है, सब दिया है, आपके पास बचा नहीं है, ठीक है, बट एक डॉक्यूमेंट ऐसा क्रिएट कर दो कि उसके पास वहां पर रहने के लिए सब लीज का टाइटल है। जैसे सपोज हमने कोई बड़ा ऑफिस रेंट पे लिया और उसको फिर सब लीज किया, तो किराएनामा कर लेते हैं ना कि साहब आप मेरे पास पावर है सब लीज करने की, जेडीए आपको पावर देता है सब लीज करने की। जैसे हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं तो जेडीए सब लीज की पावर देता है, तो बस उसके लिए एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर लिया जाए। ठीक है, ठीक, थैंक यू सर। हिमांशु जी, नेक्स्ट हमारी यूथ विंग की मेंबर है अनुष्का जैन, मैं उसको बुलाता हूँ to ask a question. Anushka, are you hearing me? I think she is gone somewhere. So in the meantime, I would like to call CA Sunil Agarwal ji to ask a question. Mr. Sunil Agarwal. हिमांशु सर, नमस्कार सर। सर ये था कि एज पर रेरा प्रोविजन ओसी ऑब्टेनिंग ओसी इज मैंडेटरी बिफोर एग्जीक्यूशन ऑफ द वेस्ट्री सेल डीड, तो प्रैक्टिकली राजस्थान में सेल डीड कैन बी एग्जीक्यूटेड बिफोर ओसीसीसी, ऐसा राजस्थान ने नोटिफिकेशन पास किया हुआ है सर। पर सर राजस्थान के जो बाय लॉज देख रहा था मैं, उसमें तो लिखा हुआ है कि आपको ओसी लेनी पड़ेगी। नहीं सर, बिल्डिंग बाय लॉज में ओसी लेनी पड़ेगी, दो फर्क है सर। ओसी लेनी पड़ेगी, बट राजस्थान गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन पास किया हुआ है कि अगर आपको रजिस्ट्री करानी है, सेल डीड करानी है, तो आप ओसी से पहले करा सकते हैं। ऐसा एक एग्जम्पशन सर्टिफिकेट उसमें दिया हुआ है। सर नोटिफिकेशन आइडिया है किस डेट का है सर, कब आया है? सर ये मेरे हिसाब से 2017 अगस्त का नोटिफिकेशन है। मैं अभी 1 मिनट में आपको नंबर दे देता हूँ उसका। ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। सर एक दूसरा क्वेश्चन और था इसमें कि जैसे एज पर रेरा उसमें 3 एरिया लिखने होते हैं अपन को, बिल्टअप एरिया, जो कारपेट एरिया, बालकनी एरिया, और जो उसमें एक्सक्लूसिव बालकनी एरिया जो रहता है सर। तो क्या ये तीनों चीजें एरिया अलग अलग बाइफरकेट करना जरूरी है? सर देखिए, मैं आपको एक शब्द बताता हूँ। रेरा ने एक शब्द यूज किया, कारपेट एरिया। ठीक है, ठीक है, वो क्या कहता है, कारपेट एरिया डिस्क्लोज करना है। ठीक है, हमारी सारी सेल जो होती है जनरली वो सुपर बिल्टअप पे होती है, रजिस्ट्री बिल्टअप पे होती है, और कारपेट एरिया का रेलेवेंस रेरा के हिसाब से आता है। मेरा ये सुझाव है, जो कि बहुत सारे डेवलपर्स करने लग गए हैं, आप ये तीनों एरियाज मेंशन करिए टू अवॉइड लिटिगेशन। कारपेट एरिया तो मेंशन करना कंपलसरी है एज पर लॉ, बट सुपर बिल्टअप एरिया नहीं लिखते हैं तो हमारा कंपैरिजन नहीं आ पाता सर। जब कस्टमर प्राइस मिलाता है ना किसी से, तो वो कंपैरिजन नहीं आ पाता। इसलिए मेरा सबमिशन है, आप ये तीनों एरिया मेंशन करिए। आपकी सेल डीड में बिल्टअप एरिया के बेसिस पे रजिस्ट्री होगी, कारपेट एरिया आपका लिखा रहेगा, तो उससे आपके सारे लॉस। सब स्टैम्प ड्यूटी वाली बात आ जाती है ना, कि स्टैम्प ड्यूटी बढ़ जाती है उसमें सुपर बिल्टअप लिखती है। हाँ, तो इसीलिए हम क्या करते हैं सर, एग्रीमेंट टू सेल में ये चीज डिस्क्लोज कर देते हैं, और सुपर और बिल्टअप पे अपन रजिस्ट्री कराते हैं सर। हाँ, तो अगर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्सक्लूसिव बालकनी एरिया जो ड्राफ्ट, जो एग्रीमेंट टू सेल है, एग्रीमेंट टू सेल का जो ड्राफ्ट है फॉर्म जी, उसमें जो मेंशन है एक्सक्लूसिव बालकनी एरिया, वो लिखना मैंडेटरी है क्या उसमें सेल डीड में? यस सर, यस सर, यस सर। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट इज अनुष्का। सुनील जी, आपका ये जो वो था, वो 4 मई 17 का नोटिफिकेशन है। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। ठीक है सर। हिमांशु जी फॉर द प्रॉम्प्ट एनालिसिस। अनुष्का, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, हेलो हिमांशु जी, गुड आफ्टरनून। हाय, मेरा क्वेश्चन रिलेटेड है लिमिटेड कॉमन एरियाज एंड फैसिलिटीज से। सो बेसिकली अगर कोई फ्लोर पे अगर 2 ही फ्लैट हो,
और वो दोनों ही फ्लैट एक फैमिली मेंबर के हों, तो क्या वो कॉमन एरिया जो है उन दोनों फ्लैट्स के बीच में वो उसको अपने खुद के प्राइवेट यूज के लिए ले सकते हैं, और क्या वो वहां पे एक गेट लगा सकते हैं? तो क्या ये लिमिटेड कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज के अंदर आएगा? यस, आप दे सकते हैं उनको लिमिटेड कॉमन एरिया एंड फैसिलिटीज। देखिए, सीसी के नॉर्म्स हैं, फायर के नॉर्म्स हैं, ये वायलेट नहीं होने चाहिए किसी भी गेट को लगाने के लिए, किसी भी एंट्री को ब्लॉक करने के लिए, किसी भी मतलब मूवमेंट को ब्लॉक करने के लिए। जो सीसी के नॉर्म्स के हिसाब से, देखिए वैसे वो कुछ भी करें, बट अगर हम लीगली बात करें तो इफ यू डोंट वायलेट द नॉर्म्स ऑफ द बिल्डिंग प्लान्स व्हिच हैव बीन सैंक्शन्ड, आप उनको वो फॉर दैट यूज वो लिमिटेड कॉमन एरिया फॉर देयर एक्सक्लूसिव यूज आप दे सकते हैं, हम उन्हें अलॉट कर सकते हैं। जी। ओके, और आपको राजस्थान अपार्टमेंट ओनरशिप एक्ट के बाद आप उनको इंडिपेंडेंट एरिया करके भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बस एक चीज, वो एरिया ऐसा हो जो कि बाकी लोगों के राइट्स को इफेक्ट नहीं करता। हाँ बिल्कुल, वो किसी भी तरह के फायर नॉर्म्स को या फिर जैसा आप बता रहे हैं वो उनको डिस्टर्ब ना करे। जी ठीक है। हिमांशु जी, कुछ चैट्स में कुछ सवाल मैं आए एक-एक करके ले लेता हूँ सारे चैट से। आप ले लीजिए प्लीज। हाँ, मैं शुरू से लेके चैट्स ले लेता हूँ सारी। पहले श्री कमल जी सेठिया साहब का था कि अपार्टमेंट टैक्स रिलेट टू रियल एस्टेट बिजनेस वेयर अदर लॉज आर आल्सो इन एग्जिस्टेंस, प्लीज अटेम्प्ट टू कोरिलेट। सर, आई हैव ट्राइड टू कोरिलेट और फॉर्मेशन ऑफ आरडब्ल्यू पे भी इस पे चर्चा कर ली है हमने। उसके बाद सवाल है, सेल डीड इज बायलैटरल डॉक्यूमेंट, प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज नीडेड, हाउ कैन डेवलपर अलोन बी मेड टू डू इट? दिग्विजय सिंह साहब, मेरा सबमिशन है कि सेल डीड तो 2 लोग ही एग्जीक्यूट करेंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। दायित्व आप पे दिया गया है कि आपको करवाना है। अब अगर अलॉटी की वजह से आप नहीं करा पाते हैं तो इसके लिए हर एक्ट में मैं एक सुझाव देता हूं कि आप उससे एक चिट्ठी ले लीजिए या उसको चिट्ठी लिख दीजिए कि साहब मैंने ऑफर कर दिया है, क्योंकि कंप्लेंट बेस्ड लॉ है सर ये ज्यादातर सारे। तो आपका जो सवाल मैं समझ रहा हूँ कि हिमांशु जी, एक सेकंड के लिए ये दिग्विजय जी खुद अपना सवाल पूछना चाहते हैं सर। मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से उनके मुंह से सुनेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा सर। नमस्कार हिमांशु जी। थैंक यू सुनील सर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। पहली बात तो आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट, इट वाज वेरी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन। सारे बिल्डर्स इससे लाभान्वित होंगे। जो दो तीन जगह पे ये सेल डीड का रेफरेंस है, आपने खुद ने भी नोट किया होगा कि सेल डीड करानी है या सब लीज करानी है, बेसिकली टाइम बाउंड किया गया है हमें हर जगह पे। और इवन अरोड़ा साहब ने जो सबसे पहले आपसे सवाल पूछा था, मैं उसको भी थोड़ा सा लिंक करूंगा कि और ये सवाल मैंने जब रेरा रूल्स की कमेटी की मीटिंग यूडीएच में भी तब भी पूछा गया था कि जब ऑलरेडी हम कुछ चीज बेच चुके हैं और हर सेल डीड के अंदर अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनल राइट अपन साथ में ही देते हैं, अदरवाइज उसे मोर्टगेज भी नहीं होता, और वो भी तो जब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं तो मैं सोसाइटी को क्या दूं, पहली बात तो है ना। आई थिंक सबलीज का सवाल अंकुर जी का उससे रिलेटेड है, जो कि आपने ऑब्वियसली कि एक फॉर्मेट अब उन्होंने दे दिया है कोई तो करना है अपन, वो वाली बात है ना, क्योंकि इट वुड बी एन एम्प्टी डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो या तो अपन जैसे जो अपने टाइमलाइंस दी उसके हिसाब से तो लोगों को नोटिफाई करके छोड़ दें। अब लोग नहीं आए तो हमारी जो आप कहना चाह रहे हैं मैं समझ पा रहा हूँ आपकी बात। अब एक जैसे पॉइंट था कि सोसाइटी बनानी है, और क्योंकि मैं आप चैट से ही पढ़ रहे हैं तो मैंने 2-3 क्वेश्चन थे तो मैं साथ ही रेज कर देता हूँ अगर आप अनुमत करें। तो जैसे फेजेस अलग अलग हैं और आपने कहा था कि सोसाइटी एक ही बनेगी सर। कुछ बिल्डर्स बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिनके फेजेस आई थिंक ईयर्स अपार्ट होंगे। ईयर्स अपार्ट होंगे तो कैसे प्लानिंग में प्रोजेक्ट चेंज भी हो सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल आई थिंक ये आप फरमा रहे थे शुरू में, रविंद्र सर ने जब सवाल पूछा था कि अपन को जल्दबाजी नहीं करनी थी सोसाइटी बनाने के लिए, लेकिन आई थिंक ये सवाल रेज करने का मेरा ये भी रीजन था कि ये इश्यूज आएंगे जब कभी भी एज अ बिल्डर लॉबी अपन जाएंगे और उन लोगों से कुछ चेंजेस कराएंगे। आप सवाल जो अभी आप कि जो मईसा का जो नोटिफिकेशन जो कहता है सेल डीड कर सकते हैं, तो चूंकि रेरा और इवन ये कि पोजीशन देने की जो बात है ना, एक्ट में लिखा हुआ है कि सर ओसी आए तभी आप पोजीशन दें, राइट। अब बिना पोजीशन के सेल डीड कैसे, क्योंकि ट्रांसफर प्रॉपर्टी के